हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से PWIT जैम CSNet यूट्यूब चैनल पर। क्या हाल चाल आप सभी लोगों के? सभी लोगों को नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका उद्गम सीरीज के इस सेशन में, जिसमें हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का एक टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है क्या, इनर स्पेयर आउटर स्पेयर मैकेनिज्म। बेसिकली ये रिडॉक्स मैकेनिज्म है जो आप पढ़ते हो। क्या है जी? ये रिडॉक्स मैकेनिज्म है जिसको आप डील करते हो। ठीक है, रिडॉक्स मैकेनिज्म इसे हम बोलते हैं। ठीक है, ये रिडॉक्स मैकेनिज्म एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है रिएक्शन मैकेनिज्म का। इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। आउटर स्पेयर मैकेनिज्म एक चीज है, इनर स्पेयर मैकेनिज्म एक चीज है। दोनों किस तरीके से काम करते हैं, क्या क्या चीजें देखी जा सकती है, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारी बातें आज हम इस लेक्चर में करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं आप ये सीरीज अच्छे से देख रहे हो। इसके पीछे भी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए हैं, जैसे ऑर्गल डायग्राम हमने देखा है, लेबाइलनेस, इनर्टनेस देखा है। इनसे काफी सारे क्वेश्चंस हैं और आज हम ये रिडॉक्स मैकेनिज्म हम देखने वाले हैं। ऐसे ही कंटिन्यूटी में आगे टॉपिक चलते रहेंगे। सिमिलरली आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही है, फिजिकल केमिस्ट्री चल रही है और बाकी अदर सब्जेक्ट के टॉपिक चल रहे हैं। चलिए भाई, मैं उम्मीद करता हूँ आपकी CSNet की जो तैयारी है, या फिर ये CSNet और गेट में ही आता है भाई। IIT जैम में इसका कोई भी लिंक नहीं है। IIT जैम में ये नहीं पूछा जाता, तो IIT जैम वाले कोई दिक्कत ना लें इस चीज से। हाँ, इन फ्यूचर उन्हें कभी पढ़ना पड़ेगा, है ना, इन फ्यूचर उन्हें कभी पढ़ना पड़ेगा, तो वो अलग बात है। तो आइए शुरू करते हैं लेक्चर को। हम देखते हैं क्या है इसके बारे में। सबसे पहले हमारे पास रिडॉक्स मैकेनिज्म में दो चीजें हैं। एक रिडॉक्स मैकेनिज्म में दो चीजें, एक इनर स्पेयर मैकेनिज्म और एक आउटर स्पेयर मैकेनिज्म। एक क्या है आपके पास? आउटर स्पेयर मैकेनिज्म हमारे पास है। ठीक है, इन दोनों को वन बाय वन हमें समझना है, जानना है कि ये किस तरीके से काम करते हैं। और रेफरेंसेस जो बुक है हमारे, चाहे वो एटकिंस हो, चाहे वो हाउसक्राफ्ट हो, चाहे वो मिस्टर एंड टार हो, उससे रिलेटेड बातें भी हम क्या करेंगे, मतलब जो ये उठाया गया है, इनकी जो बातें उठाई गई है वो वहीं से ही उठाई गई है। आपको सब कुछ समझ में आएगा, बस आपको थोड़ी देर पेशेंस रख के चीजों को सुनना होगा। अगर आप सुनोगे तो आपको सारी चीजें लिंक होती हुई मिलेगी आपके पास। सबसे पहले हम इनका डिफरेंशिएट करेंगे कि आउटर स्पेयर मैकेनिज्म और इनर स्पेयर मैकेनिज्म है क्या। ठीक है, ये दोनों काम कैसे करते हैं, रिडॉक्स मैकेनिज्म की हेडिंग डालते हैं तो ये दो सबसे पहले नाम स्प्लिट हो जाते हैं। आउटर स्पेयर और इनर स्पेयर मैकेनिज्म हमारे पास दो नाम स्प्लिट हो जाते हैं कि ये दो हैं। इन दोनों के बारे में जी चर्चाएं करनी है, इन दोनों के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, आउटर स्पेयर मैकेनिज्म एंड इनर स्पेयर मैकेनिज्म। रिडॉक्स मैकेनिज्म है क्या? बेसिकली जैसे एक कॉम्प्लेक्स लिया आपने, है ना, एक कोई कॉम्प्लेक्स लिया, उससे इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना, ये मान लो आपने FeH2O6 2 पॉजिटिव लिया, इसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा दूसरे कॉम्प्लेक्स में FeH2O6 3 पॉजिटिव है, तो इनके बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, है ना, ये 3 पॉजिटिव बन जाएगा, फिर ये 2 पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये रिडॉक्स मैकेनिज्म होता है। मतलब जो पहले ऑक्सीडेशन चेंज होती है, दोनों रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों ही होता है। ठीक है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों ही इस प्रोसेस में होता है और ये प्रोसेस भी दो तरीके से जाती है। एक होता है आउटर स्पेयर मैकेनिज्म और एक होता है इनर स्पेयर मैकेनिज्म। बेसिक अंतर क्या है सर, आइए उसका एक बार जिक्र कर लेते हैं। आउटर स्पेयर मैकेनिज्म एंड इनर स्पेयर मैकेनिज्म में अंतर क्या है, डिफरेंशिएट करना है तो करें कैसे, उसके बारे में हमें थोड़ी सी चर्चा करनी है। सबसे पहले आउटर स्पेयर मैकेनिज्म। इसमें एक चीज ध्यान रखना, यहां पर ना तो कोई बॉन्ड बनता है, नो बॉन्ड फॉर्म, नो बॉन्ड ब्रेक, कोई भी बॉन्ड नहीं बनता, ये बात ध्यान रखना। नो बॉन्ड फॉर्म, नो बॉन्ड ब्रेक, कोई भी नहीं बॉन्ड बनता, ना ही कोई बॉन्ड टूटता है। मगर इनर स्पेयर मैकेनिज्म में बॉन्ड बनते भी हैं और बॉन्ड टूटते भी हैं। बॉन्ड फॉर्म एंड बॉन्ड ब्रेक दोनों ही चीजें यहां पर होती है। बॉन्ड फॉर्म्ड एंड बॉन्ड ब्रेक यहां पर होता ही होता है, ये बात ध्यान रखना। दोनों ही चीज यहां पर आती है, दोनों ही चीज यहां पर होती है। ठीक है, उसके बाद इधर हम कहते हैं कि यहां पर कोई भी कोवलेंट लिंकेज ही नहीं होता, है ना। यहां पर हम कहते हैं नो कोवलेंट लिंकेज, ना तो कोई इनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं बनता, मतलब एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स के बीच में कुछ भी नहीं बन रहा, और यहां पर बॉन्ड बनते हैं, कोवलेंट लिंकेज होती है।
देखो सीधी सी बात क्या है, पूरी कहानी देखोगे, पूरी पिक्चर देखोगे तो आपको समझ में आएगा। जब लास्ट इनर स्पेयर मैकेनिज्म, पहले आउटर पढ़ा जाएगा फिर इनर पढ़ा जाएगा, जब इनर स्पेयर मैकेनिज्म हम इसको पढ़ रहे होंगे, जब खत्म कर रहे होंगे, तो आपको एक एक पॉइंट जो ये आज लिख रहे हो, अभी आप शुरुआत में लिख रहे हो, वो हर पॉइंट आपका क्लियर होगा। ठीक है, ऐसा एक सिंगल पॉइंट भी नहीं होगा जो क्लियर ना हो, वो सब कुछ क्लियर होगा, याद रखना। ठीक है, कोई भी कोवलेंट लिंकेज यहां पर नहीं होती, नो कोवलेंट लिंकेज, और यहां पर कोवलेंट लिंकेज बनती है। ठीक है, यहां पर जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, रिडॉक्स मैकेनिज्म जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ही पढ़ रहे हैं। यहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो होता है वो थ्रू टनलिंग होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थ्रू टनलिंग। ठीक है, थ्रू टनलिंग के थ्रू होता है। मतलब जी ये क्या है, टनलिंग क्या है, मतलब कि यहां पर दोनों कॉम्प्लेक्स के बीच में कोई बॉन्ड नहीं बनते, वो दोनों कॉम्प्लेक्स करीब आते हैं, पास आते हैं, वो कॉम्प्लेक्स जरूर पास आते हैं, और पास आने के बाद उनके बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है, उन दोनों के बीच में कोई बॉन्ड नहीं बनता, मगर यहां पर होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थ्रू बॉन्ड, है ना, यहां पर बॉन्ड बनते हैं, ये बात ध्यान रखना। क्लियर है। फिर इधर कोई भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होती, नो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहां पर कोई भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होती है, जबकि यहां पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती ही होती है। पहला ही जो स्टेप होता है इनर स्पेयर का, वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहां पर होती ही होती है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहां पर आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर देखने को मिल रही है तो यहां पर लेबाइल और इनर्ट का कॉन्सेप्ट लग रहा होता है। यहां पर कोई भी लेबाइल इनर्ट की बातें हम नहीं करते हैं, यहां पर हम कहते हैं नो कॉन्सेप्ट ऑफ लेबाइल एंड इनर्ट। लेबाइल एंड इनर्ट का कोई ताल्लुकात ही नहीं है, लेबाइल और इनर्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मगर यहां पर लेबाइल और इनर्ट का यूज होता है, लेबाइल और इनर्ट का यूज यहां पर होता है, यह बात ध्यान रखना। क्लियर है, लेबाइल और इनर्ट वहां पर पढ़ा जाता है, यहां पर लेबाइल और इनर्ट नहीं पढ़ा जाता। मतलब बेसिकली लेबाइल इनर्ट पढ़ा तो हम पढ़ चुके हैं, लेबाइल इनर्ट तो पढ़ चुके हैं, मतलब कि यहां पर उसका जिक्र होगा, इनर स्पेयर मैकेनिज्म में उसका जिक्र होगा, यहां पर उसका जिक्र नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, आइए शुरू करते हैं एक एक चीज पढ़ना। पहले आउटर स्पेयर मैकेनिज्म पढ़ेंगे, फिर इनर स्पेयर मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे। कोई भी चीज पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप इनर स्पेयर मैकेनिज्म भी पढ़ सकते हो, आउटर स्पेयर मैकेनिज्म भी पढ़ सकते हो, कोई उसमें समस्या नहीं है। क्वेश्चन दोनों से ही आते हैं, तो दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है। चलिए भाई, हमने देखा आउटर स्पेयर मैकेनिज्म नाम की चीज क्या है। जैसे कि भाई क्या हो रहा है, सबसे पहले रिएक्शन होती क्या मैं आपको बता देता हूं। मान लो ये है आपके पास FeH2O है, यहां पर 6 है, ये क्या है 2 पॉजिटिव है। ठीक है, ये यहां पर 2 पॉजिटिव है, इसके साथ एक कॉम्प्लेक्स है 3 पॉजिटिव वाला, वो सेल्फ भी हो सकता है, मतलब कि सेम हो सकते हैं ये दोनों, आयरन आयरन हो सकता है वो क्रॉस भी हो, मतलब कोई दूसरा मेटल भी हो। आयरन आयरन अगर ये है तो इसे सेल्फ एक्सचेंज कहा जाता है। अगर यहां पर मान लो Fe का एक कॉम्प्लेक्स है और इधर मोलिब्डेनियम का कोई कॉम्प्लेक्स है, उसे क्रॉस एक्सचेंज कह दिया जाता है। ये भी आप पढ़ोगे, ये भी जिक्र होगा, और ये अल्टीमेटली इस तरीके से चला जाता है। FeH2O6 है, इधर ये 3 पॉजिटिव है, प्लस यहां पर FeH2O6 है, यहां पर ये क्या है 2 पॉजिटिव हमने ले लिया। ठीक है, जैसे कि भाई मान लो हमारे पास इसको क्या बोला जाता है, यहां पर ये है रिडक्टेंट, इसे बोला जाता है रिडक्टेंट, है ना, रिडक्टेंट, जो दूसरों को रिड्यूस करता है। ये खुद क्या करेगा, इसका यहां पर देखो ये क्या है D6 है, ये D6 है भाई, आप सीधा देखो ना, इसका क्या हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, Fe+2 से +3 जा रहा है, Fe+2 से +3 जा रहा है, यानी इसका तो ऑक्सीडेंट हो रहा है, तो इसको रिडक्टेंट क्यों बोला जाता है। इट रिड्यूस अदर्स एंड इट ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, इसका खुद का तो ऑक्सीडाइज होगा, ये खुद तो ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, इट रिड्यूस अदर्स और खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, इसलिए इसको रिडक्टेंट बोला जाता है। इट रिड्यूस अदर एंड ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, एंड ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, ये ऑक्सीडाइज करता है खुद को। तो ये बात ध्यान रखना, हमेशा
इसको आप R बोलते हो, इसको आप क्या लिख देते हो, इसको आप R लिख देते हो, ठीक है, इसको आप R बोल देते हो, इस तरीके से इसको R डिनोट किया जाता है। और हमेशा जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा वो R से होगा, मतलब रिडक्टेंस से होगा। भाई यहां पर ये D6 है ना, ये आपका +2 है, इधर देखोगे ये D6 है, D6 ये D5 है, तो यही तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, D6 वाला D5 को करेगा। इसको बोला जाता है क्या, ऑक्सीडेंट। क्यों? क्योंकि ये दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा है और खुद का रिड्यूस हो रहा है। Fe+3 से +2 में जा रहा है, तो खुद का तो इसका रिडक्शन हो रहा है। तो इट ऑक्सीडाइज अदर एंड रिड्यूस इटसेल्फ, तो यहां पर लिख लीजिएगा, ये दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है, इट ऑक्सीडाइज अदर, ये दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है, इट ऑक्सीडाइज अदर एंड रिड्यूस इटसेल्फ, और रिड्यूस करता है खुद को, एंड रिड्यूस इटसेल्फ, खुद को रिड्यूस करता है। और इसको किस तरीके से लिखा जाता है, यहां पर O, यहां पर लिखा जाता है इसका O, है ना, इसको O से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है भाई, O से डिनोट किया जाता है बेसिकली। अब जैसे ये R पॉजिटिव लिख दिया जाएगा इसको, और इसको O नेगेटिव लिख दिया जाएगा, ये ऐसी ही रिएक्शन बताई जाती है, R पॉजिटिव एंड O नेगेटिव। तो ये एक बेसिक रिडॉक्स रिएक्शन हो गई है। ये बेसिकली क्या हो गई है, एक रिडॉक्स रिएक्शन हो गई है। अब ये आउटर स्पेयर से कैसे जाती है, वो आउटर स्पेयर मैकेनिज्म हम डिस्कस करने वाले हैं। सिमिलरली इनर स्पेयर मैकेनिज्म में भी यही होता है, रिडक्टेंट होता है, ऑक्सीडेंट होता है, रिडक्टेंट ऑक्सीडेंट को इलेक्ट्रॉन देता है, वहां पर R पॉजिटिव बनता है और वहां पर O नेगेटिव बनता है। वहां पर भी यही चीजें हैं, वहां पर भी यही चीजें, मगर उनके कुछ तरीके अलग हैं, इनके तरीके कुछ अलग हैं। दोनों के तरीके थोड़े थोड़े से अलग हैं, वो अलग चीजों को फॉलो करता है, वहां पे अलग अलग चीजों की। जैसे इनर स्पेयर में सबसे पहली चीज हमें चाहिए होती है ब्रीजिंग लिगेंड, ठीक है, यहां पर ऐसा नहीं है, क्योंकि यहां पर इन दोनों कॉम्प्लेक्स के बीच में कोई लिंकेज होगी ही नहीं। ये दोनों बस करीब आएंगे, करीब आने के बाद ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देंगे, बॉन्ड बनने की जरूरत नहीं है। आइए मैकेनिज्म पढ़ते हैं, आउटर स्पेयर मैकेनिज्म को एक बार जिक्र करते हैं। आउटर स्पेयर मैकेनिज्म, इसको हम जिक्र करते हैं। आउटर स्पेयर मैकेनिज्म को एक बार हम देखते हैं कैसे जा रहा है, क्या क्या चीजें होती है ना। अब हम बार बार पूरा पूरा कॉम्प्लेक्स नहीं लिखेंगे, अब हम R लिखेंगे और अब हम O लिखेंगे। हमने क्या लिखा, हमने लिखा R और हमने लिखा जस्ट O, है ना, हम ये काम करते जाएंगे, ठीक है। R और O लिखेंगे। R यहां पर क्या हो गया, ये रिडक्टेंट हो गया R ये वाला, और O हो गया ऑक्सीडेंट। तो इनके बीच में पहली बात क्या होती है, पहली चीज होती है कि इनका स्टेप 1 अगर आप लिखोगे, इनका प्रिकर्सर कॉम्प्लेक्स बनता है ना। ये R था, ये O था, ये इन दोनों का क्या बनता है, प्रिकर्सर कॉम्प्लेक्स हम कहते हैं। इस तरीके से प्रिकर्सर कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ये दोनों करीब करीब आ जाते हैं, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें यहां पर, अगर हम बात करें, ये क्या है भाई, स्टेप 1 की अगर हम बात कर रहे हैं, स्टेप 1 की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रिकर्सर कॉम्प्लेक्स, फॉर्मेशन ऑफ प्रीकर्सर कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। प्रीकर्सर कॉम्प्लेक्स यहां पर फॉर्म होता है, ये बात ध्यान रखना। देखो इसके क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर लोगे अगर आप पूरा सुनोगे तो। सब्र रख के सुनते चलो, आराम से सुनते चलो। दूसरा क्या होता है भाई, दूसरा आप कहते हो कि भाई स्टेप 2 आपका क्या होता है। स्टेप 2 के बारे में अगर हम बात करें, यहां पर ये एक्साइटेड जोन में चले जाते हैं, है ना। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, हम इसको इस तरीके से, ये है, ये जो प्रिकर्सर कॉम्प्लेक्स है वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। ये क्यों हुआ ये भी हम जिक्र करेंगे, इसका भी हम जिक्र करेंगे। दिस इज स्टेप 2। स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 है आपका क्या, एक्साइटेशन। एक्साइटेशन होता है प्रिकर्सर कॉम्प्लेक्स का, एक्साइटेशन ऑफ प्रीकर्सर कॉम्प्लेक्स। प्रीकर्सर कॉम्प्लेक्स का क्या हो जाता है जी, एक्साइटेशन हो जाता है। ये बात अपने जहन में रखना, एक्साइटेशन हो जाता है प्रीकर्सर कॉम्प्लेक्स का। थर्ड स्टेप की अगर हम बात करें, यहां पर अगर हम थर्ड स्टेप की बात करते हैं, यहां पर थर्ड स्टेप की बात होती है, वो होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। मतलब कि एक्साइटेड में ही होते हैं, अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है एक दूसरे को, यहां से यहां इलेक्ट्रॉन चला जाता है, R से O में इलेक्ट्रॉन चला जाता है। तो हम थर्ड स्टेप कहते हैं कि भाई R आपका अब R पॉजिटिव बन गया और ये O नेगेटिव बन गया और ये एक्साइटेड स्टेट में ही है, ठीक है। दिस इज स्टेप थर्ड। ये क्या है भाई, स्टेप थर्ड है।
और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होना। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना कहां से कहां तक, रिडक्टेंट से ऑक्सीडेंट तक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। क्लियर है भाई, रिडक्टेंट से ऑक्सीडेंट तक आपका इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर यहां पर होता है। फिर उसके बाद अगर हम जिक्र करते हैं स्टेप 4 क्या है, स्टेप 4 अगर हम बात कर रहे हैं वो है आपका डी एक्साइटेशन, है ना, डी एक्साइटेशन होना। इनका डी एक्साइटेशन ये होता है, यानी कि जो प्रीकर्सर कॉम्प्लेक्स एक्साइटेड स्टेट में गया होता है वो अब डी एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है। और स्टेप 5 क्या होता है, स्टेप 5 होता है इनका अलग अलग हो जाना, सेपरेट हो जाना, ठीक है। यानी कि यहां पर हम लिखते हैं इस तरीके से, ये R पॉजिटिव बन गया और यहां पर ये O नेगेटिव बन गया। तो कहानी कहां से शुरू हुई थी, R से शुरू हुई थी और आखिर में वो R पॉजिटिव पे चला गया, और O से शुरू हुई थी और वो कहां चला गया, O नेगेटिव तक चला गया। ये बातें आपको पता होनी चाहिए, R से R पॉजिटिव और O से O नेगेटिव आपका चले जाना, ठीक है भाई। ये यहां तक आपकी क्या हुई है, रिडॉक्स मैकेनिज्म हुआ है। एक चीज और समझ लो, यहां पर जरूरत क्या पड़ती है, बेसिकली इनका एक्साइटेशन क्यों, भाई एक्साइटेशन क्यों हुआ। ये ऐसे का ऐसा भी तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकता था, ये ऐसे का ऐसा भी तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकता था। RO था भाई, प्रीकर्सर कॉम्प्लेक्स बन चुका था, है ना। प्रीकर्सर कॉम्प्लेक्स मतलब वो होता है कॉम्प्लेक्स बनने से पहले जिसमें रिएक्शन, मतलब कि उससे पहले जो बनता है, जहां पर मेन रिएक्शन हुई है उससे पहले जो बनता है, ठीक है, उसे प्रीकर्सर कॉम्प्लेक्स कहते हैं। उसे एक्साइटेशन क्यों किया, एक्साइटेशन उसका क्यों किया गया भाई, क्योंकि यहां पर ध्यान रखना, जब आप बुक्स पढ़ोगे ये बातें लिखी हुई है, हाउस कार्ड में पूरा एक डायग्राम भी बना हुआ है इसका, जो मैं आपको बताता हूं अभी। जैसे कि मान लो हमारे पास कोई एक है कोबाल्ट 2+ है और एक है कोबाल्ट 3+, तो इन लोगों की बॉन्ड लेंथ क्या होगी, अलग अलग होगी, ठीक है। इन दोनों की बॉन्ड लेंथ, किसकी बॉन्ड लेंथ छोटी होगी भाई, ये क्या होगा भाई, ये जैसे मान लो ये कोबाल्ट 2+ है, इसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, तो ये कुछ इस तरीके से इसकी बॉन्ड लेंथ कुछ ऐसे रहेगी, बड़ी बड़ी बॉन्ड लेंथ रहेगी, जबकि कोबाल्ट 3 की क्या रहेगी, छोटी छोटी बॉन्ड लेंथ रहेगी, ठीक है। तो इसीलिए इनका जब प्रीकर्सर को, इनको एक्साइटेशन किया जाता है ना, इनका एक्साइटेशन किया जाता है ताकि ये बॉन्ड लेंथ क्या आ जाए, कंपेरेबल बॉन्ड लेंथ आ जाए, ठीक है। ये कहा भी जाता है ना, ये ऐसे भी कहा जाता है कि भाई आउटर स्फीयर मैकेनिज्म किसका तेज होगा, जिनके बीच में बॉन्ड लेंथ का गैप कम होगा। जैसे मान लो आपके पास Ru है, Ru+2 है और Ru+3 है, इनके बीच में कुछ करीबन इतना 0.004 के आसपास एंगस्ट्रॉम का डिफरेंस होता है बॉन्ड लेंथ का, ठीक है, मतलब एक रेफरेंस दे रहा हूं, इस तरीके से होता है। और इनके बीच में मान लो 0.2 एंगस्ट्रॉम डिफरेंस है ना। तो इस Ru और Ru3 पॉजिटिव वाले में आउटर स्फीयर मैकेनिज्म जल्दी जाएगा, तेज जाएगा। ये एक बात होती है, ध्यान रखना। इनको, इनके कॉम्प्लेक्स को एक्साइटेशन इसलिए दिया जाता है, एक्साइटेशन इसलिए दिया जाता है, ये एक्साइटेशन में इसलिए भेजा जाता है ताकि यहां पर अब ये क्या कर ले, एक इक्वल कंपेरेबल बॉन्ड लेंथ बना ले, कंपेरेबल बॉन्ड लेंथ बना ले। वो अपनी थोड़ी सी बॉन्ड लेंथ कम करे, ये अपनी थोड़ी सी बॉन्ड लेंथ बढ़ाए, दोनों कंपेरेबल बॉन्ड लेंथ यहां पर बना ले। इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो जितना कम इनके बीच में बॉन्ड लेंथ का डिफरेंस होगा, उतनी ही जल्दी आउटर स्फीयर मैकेनिज्म काम करेगा। तो ये बातें जस्ट लिख लेना कि एक्साइटेशन क्यों हुआ, एक्साइटेशन कैसे होता है, ये जस्ट आपको बातें बताई हैं। क्लियर है। आइए अब थोड़े से पढ़ते हैं कि ट्रांजिशन टाइप्स, है ना, कौन कौन सी ट्रांजिशन होती है, और फिर उसके बाद हम फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट भी हम देखेंगे, जो कि बिल्कुल सिंपल है। 2-4 एग्जांपल तो बिल्कुल एकदम, है ना, छपे हुए हैं बुक में, वो बार बार आ रहे हैं, तो उन्हें भी हमें देखना है, जानना है। देखो, जैसे सबसे पहला हमने, अब ध्यान रखना, आपको इस तरीके से क्वेश्चन मिलेगा, आपको इस तरीके से क्वेश्चन मिलेगा, भाई Fe है, S2 6 है, और यहां पर आपने 2 पॉजिटिव और 3 पॉजिटिव इस तरीके से लिख देगा। यानी कि एक कॉम्प्लेक्स है 2 पॉजिटिव का, एक है 3 पॉजिटिव का, 2 पॉजिटिव से 3 पॉजिटिव के बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने वाला है, ये बात आपको पता है, ठीक है। अब इसमें अगर आप मान लो, इसमें 2 स्टेट है ना, ये हो गई आपकी Fe2 पॉजिटिव और ये हो गई आपकी Fe3 पॉजिटिव, ये रिडक्टेंट है, मतलब इससे जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहां पर अगर हम लिखें, ये क्या बनेगा, इस तरीके से बनेगा, 2 3
पानी के साथ ये दोनों ही क्या है, पानी के साथ ये दोनों ही वीक फील्ड लिगेंड है। तो यहां पर ये बन गया T2G इधर है, ठीक है, ये T2G इधर है और इधर ये यहां पर इस तरीके से बन गया 1 2 3 4 5। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर जाएगा, ठीक है, ये T2G से T2G ही बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, T2G से T2G ही ट्रांसफर बोला जाता है। T2G से T2G, इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को आप क्या बोलते हो, T2G से T2G ही ट्रांसफर बोलते हो। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। वैसे इसे नॉन बॉन्डिंग से नॉन बॉन्डिंग इस तरीके भी दिखाया जाता है। जब हम फील्ड थ्योरी पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है कि ये एक तरीके से नॉन बॉन्डिंग के पार्ट होते हैं। भाई ऑक्टाहेड्रल का पहला जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो एक्सियल के अलोंग बनता है, ठीक है। तो ये यहां पर इसे हम नॉन बॉन्डिंग बोल रहे होते हैं। अब मान लो एक कॉम्प्लेक्स में ये ले लूं, है ना, मैं यहां पर मैंने एक कॉम्प्लेक्स लिया, मैंने लिया क्रोमियम H2O 6 2 पॉजिटिव से 3 पॉजिटिव, ठीक है। ये जो ट्रांजिशन है ध्यान से सुनना, ये यहां पर अगर हम बात करें ये इस तरीके से है, क्रोमियम 2 पॉजिटिव है भाई, यहां पर ये क्या है, क्रोमियम 2 पॉजिटिव है 1 2 3 4 और क्रोमियम 3 पॉजिटिव है आपके पास 1 2 3। ये आपका T2G है, ये आपका T2G है और ये इधर आपका क्रोमियम 3 पॉजिटिव हो गया, ये Eg हो गया और ये भी क्या हो गया, Eg हो गया। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा, यानी कि कहां से कहां जाएगा, Eg से Eg इलेक्ट्रॉन जाएगा, है ना, Eg से Eg जाएगा। इनको सिग्मा स्टार से सिग्मा स्टार भी बोला जाता है, इस तरीके से जाएगा। क्यों सिग्मा क्यों बोलते हैं भाई इन्हें, क्योंकि अगर आप मेटल की बात करो, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आप बना रहे हो, तो मेटल का जो सिग्मा बन रहा है, मेटल का जो सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि भाई पहले लिगेंड आया मेटल की तरफ, CFT में भी ये बताते हैं कि भाई मेटल की तरफ जब लिगेंड आता है तो वो मेटल के एक्सियल ऑर्बिटल से इंटरेक्ट करते हैं, तो जो पहला सिग्मा बन रहा होता है ना वो Eg के अलोंग ही बन रहा होता है। तो ये एक ट्रांजिशन आपकी Eg से Eg होती है। अब मान लो इन दोनों में आपको रेट पूछा जाए, किनका रेट ज्यादा होगा, तो आप एक बात हमेशा ध्यान रखना कि रेट अगर यहां पर बात होगी तो T2G से T2G ट्रांजिशन हमेशा फास्टर होगी एज कंपेयर टू Eg से Eg, क्योंकि T2G के अलोंग ना लिगेंड है नहीं, है ना, मतलब लिगेंड ने T2G के अलोंग शील्ड नहीं कर रखा, शील्ड इन द सेंस ये कहेंगे कि ढक नहीं रखा, वो वहां पर T2G के अलोंग फ्री है। एक्सियल के अलोंग लिगेंड्स लगे हुए हैं, तो उधर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसीलिए अभी तो ये जस्ट मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूं, बाद में हम इसको मतलब सीधा ट्रिक से भाई देखते हुए कैसे होएगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। सिमिलरली इनर स्पेयर मैकेनिज्म के बारे में भी, बट थोड़ा सा सुन लो, थोड़ा सा सुनोगे तो फायदा होगा भाई, है ना। बाद में कभी जब इसके बारे में पढ़ रहे होंगे, इसके क्वेश्चन देख रहे होंगे, या कि कभी भी कॉलेज में, है ना, मास्टर्स में जब इसकी स्टडी कर रहे होंगे, तो ये सारी बातें आपको पता होंगी कि ऐसी ऐसी चीजें होती हैं, ये कैसे मैकेनिज्म, और एक एक बात हम करेंगे, है ना, कोई भी चीज स्किप नहीं करेंगे। जैसे प्रिकर्सर कॉम्प्लेक्स एक्साइटेशन वगैरह क्यों हो रहा है, क्योंकि उनको बॉन्ड लेंथ अपनी मैनेज करनी होती है, बॉन्ड लेंथ अपनी चेंज करनी होती है, बात ध्यान रखना, क्लियर है। अब एक चीज समझना, जब पाई एक्सेप्टर लिगेंड लगे होते हैं, व्हेन पाई एक्सेप्टर लिगेंड लगे हुए हैं, जब पाई एक्सेप्टर लिगेंड लगे हुए हैं, पाई एक्सेप्टर लिगेंड अगर लगे हुए हैं, तो भैया क्या होता है, पाई एक्सेप्टर लिगेंड में हम कहते हैं कि सबसे तेज हो रहा है ना, रेट सबसे तेज होता है। जैसे कि भाई मान लो ये कॉम्प्लेक्स आपने लिया, Fe ले लिया, है ना, Fe बाइपिरिडीन ले लिया आपने, Fe बाइपिरिडीन ले लिया, और यहां पर 3 लिया, और यहां पर +2 और +3 आप कर रहे हो, +2 एंड +3 आप कर रहे हो, इस तरीके से आपने जिक्र किया, क्लियर है भाई। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जब भी रेट होगा, अब यहां पर क्या है, Fe+2 है, Fe+2 है, इसको इस तरीके से आपने लिखा, और यहां पर क्या है, Fe+3 है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। जैसे यहां पर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, T2G से T2G तो तेज होता ही होता है, T2G से T2G इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तेज होता ही होता है, मगर ये ट्रांसफर तो और भी तेज होगा, ये ट्रांसफर सबसे तेज माना जाएगा, है ना। ऐसा बोलते हैं कि पाई एक्सेप्टर लिगेंड है, मतलब बोलते क्या, लिखा हुआ है बुक में कि अगर पाई एक्सेप्टर लिगेंड है, पाई एक्सेप्टर लिगेंड अगर है, तो उसका जो रेट होगा ना वो तेज होगा। क्यों? क्योंकि ये रेट अब बताया जाता है कि पाई स्टार से पाई स्टार जा रहा है। अब ये क्या बोला है सर? देखो मेटल
मेटल है, मेटल के बीच में लिगेंड के साथ बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। तो लिगेंड अब पाई एक्सेप्टर है ना, लिगेंड एक तरीके से पाई एक्सेप्ट भी कर रहा है। तो यहां पर सीधा आप मेटल से मेटल नहीं डोनेट कर रहे हो, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो लिगेंड एक तरीके से काम कर रहा है, पाई एक्सेप्टर की लिगेंड है और फिर मेटल की तरफ जा रहा है, तो इनका रेट और भी तेज होता है। अब ये बातें तो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि इसे पाई स्टार से पाई स्टार कहा जाता है ना, थोड़ा सा रिजिड नहीं होना है, मैं आपको पहले बता देता हूं। पाई स्टार से पाई स्टार कहने की वजह यह है कि अगर पाई एक्सेप्टर लिगेंड लगे होते हैं तब हम कहते हैं कि पाई स्टार से पाई स्टार ट्रांजिशन हो रही है, क्योंकि लिगेंड बीच में अपना रोल प्ले कर रहा है, जिसके कारण इसकी गति भी तेज है, जिसके कारण इसकी गति भी तेज है और इसका रेट बाकी के कंपैरिजन में बहुत तेज होता है, मतलब कि सबसे तेज रेट्स में से एक इसका होता है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखना, वेरी वेरी फास्ट रिएक्शन होती है, वेरी वेरी फास्ट इसका रेट होता है, ठीक है, वेरी वेरी फास्ट इनका रेट होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये बात अपने जहन में जरूर 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 बिठा लीजिएगा, क्लियर है। मतलब कि आप ये देखना, अगर पाई एक्सेप्टर लिगेंड लगे हुए हैं, पाई एक्सेप्टर लिगेंड लगे हुए हैं तो रेट हमेशा तेज होगा, पाई एक्सेप्टर लिगेंड लगे हुए हैं तो रेट हमेशा हमेशा तेज होगा। इनफैक्ट पाई एक्सेप्टर के साथ छोड़ो, अगर दोनों ही लो स्पिन है, दोनों ही लो स्पिन है, तब भी वो तेज होता है। पाई एक्सेप्टर लगा होता है तो उसका तो एक ये बेनिफिट हो जाता है कि वो लिगेंड को यूज कर रहा होता है, मेटल लिगेंड को दे रहा है, फिर वो मेटल को दे रहा है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे होते हैं, ये ध्यान रखना, क्लियर है। तो पाई एक्सेप्टर जब भी लगा होगा रेट उसका ज्यादा होगा। एक और जो चीज मुझे बतानी है वो मुझे बतानी है ये वाली बातें कि भाई ये जो कॉम्प्लेक्स है, ध्यान से सुनना, आपको ना इजी हो जाएगा, इजी इन द सेंस क्योंकि कुछ ही एग्जांपल्स इसके बार बार उठ के आ रहे हैं, तो उन एग्जांपल्स को सारी आपके स्क्रीन पे होंगे, जितने भी अभी तक पढ़े हैं वो सब रेफरेंस बुक के एग्जांपल है, उनका डाटा भी मेंशन है, तो वो भी हम उसको भी जिक्र करेंगे। तो यहां पर ये देखना, ये जो रिएक्शंस होती है ना, सबसे स्लोएस्ट रेट होता है इनका। रीजन क्या है आइए समझते हैं। रीजन क्या है भाई, ध्यान से समझना, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहां पर ये क्या है, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव है, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव है। अगर यहां पर हम बात करें, ये तो बनेगा क्या, हाई स्पिन, ठीक है, ये तो बनेगा क्या, हाई स्पिन बनेगा। ये कोबाल्ट 2 प्लस इधर तो हाई स्पिन बनेगा, मगर इधर ये क्या बनेगा, लो स्पिन बनेगा, यानी कि यहां पर कोबाल्ट 3 प्लस इस तरीके से लो स्पिन बन रहा होगा। अभी हमने कहा कि वो एक्साइटेड स्टेट होती है ना, वो जब एक्साइटेड स्टेट हो रही होती है, अभी कहा ना कि भाई एक्साइटेड स्टेट इसलिए होती है ताकि उन्हें अपनी बॉन्ड लेंथ मैनेज करनी पड़े। इन कॉम्प्लेक्स में बॉन्ड लेंथ के साथ साथ इन्हें अपनी स्पिन भी मैनेज करनी होती है। हाई स्पिन है, एक लो स्पिन है, तो इनका सबसे, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन अगर हम बात कर रहे हैं, यहां पर इसको ध्यान हमेशा रखना, T2G है और ये Eg है। इसको आप चाहे तो इस तरीके से ध्यान रख सकते हो कि ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आपका जा रहा है, T2G से Eg में ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है, T2G से Eg में ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो ये सबसे स्लोवेस्ट रेट में से एक होगा, सबसे स्लोवेस्ट रेट में से इसका एक होगा। अब स्लोवेस्ट रेट होने की वजह यह नहीं है कि T2G से Eg में जा रहा है, वो वजह यह है कि इन्हें अपनी स्पिन भी कंपैरेबल करनी होती है। जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, वहां पर बॉन्ड लेंथ अलग अलग है, बॉन्ड लेंथ सेपरेट है। ये हाई स्पिन और लो स्पिन का केस है। जब भी हाई स्पिन और लो स्पिन केस बनेगा, तब रेट तो क्या होगा, धीमा होगा ही होगा। इनका रेट बहुत ज्यादा धीमा होता है, ये बात ध्यान रखना। इनका रेट क्या होता है, बहुत ज्यादा धीमा होता है, ये बात ध्यान रखना। स्लोएस्ट रेट होता है बिकॉज दे हैव टू चेंज स्पिन ऑल्सो, यहां पर लिख लेना, बिकॉज दे हैव टू चेंज स्पिन ऑल्सो। इन्हें अपनी, जैसे बॉन्ड लेंथ कंपेरेबल करना एक फैक्टर होता है जो बाकी हर कॉम्प्लेक्सेस में लगा हुआ है, इन कॉम्प्लेक्सेस में। अब भाई कोई लो स्पिन है तो दोनों का चल जाएगा, कोई हाई स्पिन है तो दोनों का चल जाएगा, मगर लो स्पिन हाई स्पिन है तो एक्साइटेड स्टेट के इन्हें अपनी स्पिन भी चेंज करनी होती है, बिकॉज दे हैव टू चेंज द स्पिन ऑल्सो। इसीलिए इनको ज्यादा समय लगता है, चेंज द स्पिन ऑल्सो, इसीलिए इनको ज्यादा समय लगता है, जिसके कारण इनका जो रेट होता है भैया वो धीमा धीमा रेट होता है। ये बात ध्यान रखना। चाहे ये तीनों ही कॉम्प्लेक्स अगर हम बात करें, कोबाल्ट NH3, ध्यान रखना भाई, कोबाल्ट NH3 2 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव, कोबाल्ट EN3
2 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव एंड कोबाल्ट H2O, क्योंकि ये सिमिलर केस बनेगा। H2 के साथ भी आपने देखा होगा कोबाल्ट 3 पॉजिटिव जब होता है, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव होता है तो पानी भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बिहेव करना होता है। इन तीनों का ही रेट क्या होता है, स्लोएस्ट रेट होता है। ये बात अपने जहन में डाल लीजिएगा, ये बात अपने जहन में डाल लीजिएगा। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत कोई समस्या? अभी मैं आपको एक चीज और बताने वाला हूं, है ना, जैसे कि रेट के बारे में क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले ये ध्यान रखना, रेट में ये चीजें आप देखोगे, अगर ये फैक्टर्स अगर आप देख रहे हो तो आपको फायदा मिलने वाला है। 5D का सीरीज का कोई मेटल है, उनका रेट ज्यादा होगा, है ना। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट यहां पर लिख लो, ये आपको हेल्प करेगी, इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट, है ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट, रेट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं। तो 5D का कोई मेटल है उसका रेट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू 4D एंड 3D। और दूसरी चीज आपको और क्या ध्यान रखनी है, अगर मेटल सेम हो रहे हैं फिर क्या दिक्कत हो जाए, मतलब एक ही सीरीज के हो रहे हैं, तब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखोगे और उसमें हमेशा हमेशा ये बात ध्यान रखोगे कि भैया T2G से T2G, मगर ये आप पाई स्टार से पाई स्टार वाला बोलोगे। मतलब ये कौन सा है, जब पाई एक्सेप्टर लिगेंड लगे हुए हो। थोड़ा सा सब्र रखो, सब कुछ कंपाइल हो जाएगा, व्हेन पाई एक्सेप्टर लिगेंड अटैच, जब पाई एक्सेप्टर लिगेंड लगे हुए हैं तब ये काम होता है, जब पाई एक्सेप्टर लिगेंड लगे हुए तब ये काम होता है। उसके बाद अगर हम बात करें यहां पर, फिर उसके बाद आपके पास आता है T2G से T2G, है ना, नॉर्मल आपका जो T2G से T2G है। फिर आपका आता है EG से EG, और फिर ये कोबाल्ट 2+ और कोबाल्ट 3+ वाले जो अभी केस पढ़े हैं, ये लोग आते हैं T2G से EG वाले, ये लोग आते हैं। ये बात ध्यान रखना, जैसे इसके लिए लिखा है ऐसे इसके लिए नॉन बॉन्डिंग से नॉन बॉन्डिंग लिखा जाता है, इसके लिए सिग्मा स्टार से सिग्मा स्टार लिखा जाता है, और इसके लिए नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार लिखा जाता है। ये चाहे आपको ध्यान रखना हो तो रखिए, ये आप स्किप भी कर सकते हो, मगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमेशा ध्यान रखना। ये वाली और ये वाली अलग कैसे, बस इसके अंदर पाई एक्सेप्टर लिगेंड लगे हुए होते हैं, ये बात ध्यान रखना। उसके अंदर पाई एक्सेप्टर लिगेंड लगे हुए होते हैं। बोलो जी यस और नो, कोई समस्या कोई दिक्कत? चलिए ना एक एग्जाम्पल करते हैं। एक एग्जाम्पल हम अगर देखते हैं यहां पर मैंने लिया क्या, मैंने लिया RU बाइपिरिडिन 3 है, 2 पॉजिटिव है 3 पॉजिटिव है, ठीक है। या फिर एक काम करो, यहां पर आपने ले लिया Fe, ले लिया Fe बाय RU भी ले लेना, उसको भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी उसको भी देख लेंगे। ये लिया आपने, ठीक है। फिर आपने लिया क्रोमियम H2O 6 2 पॉजिटिव से 3 पॉजिटिव। फिर आपने लिया क्या, Fe H2O 6 2 पॉजिटिव से 3 पॉजिटिव। फिर आपने लिया क्या, आपने लिया FeS2 6 से 2 पॉजिटिव से 3 पॉजिटिव, और यहां पर आप ले रहे हो कोबाल्ट, ले लिया आपने कोबाल्ट NH3 6 2 पॉजिटिव से 3 पॉजिटिव, ठीक है। आपको ABCD करके रेट है ना, आउटर स्फीयर मैकेनिज्म से इसको आपने भेजा है। ये A है, ये B है, ये C है, और ये क्या है, D है। देखो पाई एक्सेप्टर लिगेंड अगर लगा होगा तो ऑब्वियस सी बात है दोनों ही चीजें क्या होगी, लो स्पिन बनेगी। तो उसमें तो आप ये आएगा ही नहीं कि सर अगर उसमें कोबाल्ट वगैरह आ जाए तो उसका रेट तेज ही होगा। ये इनका रेट क्यों धीमा है, क्योंकि यहां पर स्पिन वाले फैक्टर आ जाता है, स्पिन भी इन्हें चेंज करनी होती है, ये बात ध्यान रखना। अब इन चारों में अगर आपको रेट बताना है तो आप कैसे बताओगे भाई? इन चारों में अगर आपको रेट बताना है तो आप कैसे बताओगे? सीधी सी बात है, यहां पर ये पाई एक्सेप्टर लिगेंड लगा हुआ है, तो इसका तो ज्यादा होगा ही होगा, ए वाले का ज्यादा ही होगा। ये है आपका, ये ट्रांजिशन आप देखोगे ये क्या है, D4 है और D3 है, यानी कि EG से EG ट्रांजिशन है, ये EG से EG ट्रांजिशन है। और ये आपका क्या है भाई, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और ये इधर है इस तरीके से 1 2 3 4 5, ठीक है। ये आपका T2G से EG हो गया, और T2G से T2G सॉरी,
और ये ट्रांजिशन आपकी, ये तो वैसे ही चाहे इनको याद ही कर लो इन तीन लोगों को तो कि इनका स्लोवेस्ट रेट आएगा। अब ऐसा नहीं है कि इसका H2 के रिस्पेक्ट में पूछ रहा होगा, ऐसा नहीं होगा भाई, है ना, ऐसा नहीं होगा, फिर वो डाटा बेस्ड हो जाएगा। जैसे कई लोगों को ये लग रहा होगा कि सर इन तीनों में पूछ लिया जाए तो क्या होगा, नहीं पूछा जाएगा कभी भी इन तीनों के बीच में रेट, इन तीनों का बाकी लोगों से कंपेयर करा जाएगा कि ये स्लोवेस्ट है। ऑब्वियसली बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर आप इनका देखोगे, इन दोनों का देखोगे तो इसमें सीधा यूं लिख रखा है लेस देन 10 टू पावर 4 वगैरह इस तरीके से लिखा हुआ है, अभी दिखा दूंगा वो भी मैं, तो ये ध्यान रखना। तो यहां पर अब आपके पास सबसे ज्यादा ए होगा, अगर हम बात कर रहे हैं रेट का, सबसे ज्यादा आपके पास ए होगा, फिर आपके पास सी होगा, फिर आपके पास बी होगा और फिर आपके पास डी होगा। स्लोवेस्ट रेट आएगा क्योंकि वहां पर स्पिन भी चेंज करनी होती है, बिकॉज यहां पर क्या होता है, यहां आपके पास हाई स्पिन एंड लो स्पिन दोनों केस बन रहे हैं, तो हाई स्पिन और लो स्पिन में आपको स्पिन भी चेंज करनी होगी। अगर मान लो मैं यहीं पर एक और दे दूं, आरयू दे दूं, आरयू बाय पिरिडीन दे दूं, आरयू बाय पिरिडीन दे दूं 3 2 पॉजिटिव और 3 पॉजिटिव, तो अब ये क्या है, ये भी वही है, सिमिलर हो गया, एफ जैसा ही हो गया ये, बस इसकी सीरीज ज्यादा हो गई है ना, ये आपका 4D सीरीज का हो गया है, तो इसका रेट इससे भी ज्यादा आएगा, इस वाले से भी ज्यादा आएगा आरयू का, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि इसका ये हायर सीरीज का मेटल होगा, ये बात ध्यान रखना। मतलब कि 4D 3D 5D वाला फैक्टर आ जाएगा कि 5D का रेट ज्यादा होता है देन 4D का देन 3D का, और अभी यहां पर इस तरीके से आपने रेट लिखा है। ये ए जो है वो पाई सेप्टर से है, मतलब पाई स्टार से पाई स्टार ट्रांजिशन वाला है ना, ये जो ट्रांजिशन है वो पाई स्टार से पाई स्टार वाली ट्रांजिशन है, ध्यान से रखना। ये ट्रांजिशन क्या है, पाई स्टार से पाई स्टार ट्रांजिशन है। ये ट्रांजिशन आपकी T2G से ले लो, T2G स्टार से इस तरीके से शो कर दो, T2G स्टार से T2G स्टार, यानी कि पाई स्टार से पाई स्टार, और ये जो है वो T2G से T2G है, ये आपकी EG से EG है, ठीक है, और ये आपका क्या है, इसको EG से EG है। इसमें इसका तो आपका वैसे भी स्टार लगता ही है, क्योंकि जब आप फील्ड थ्योरी पढ़ोगे तो EG सिग्मा एंटीबॉन्डिंग से सिग्मा एंटीबॉन्डिंग में वो जा रहा होता है, तो ये आपके सिग्मा स्टार से सिग्मा स्टार है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। चाहे इधर हम वो नहीं देखते कि पाई सेप्टर वगैरह लिगेंड है या नहीं, क्योंकि ये सिग्मा स्टार से सिग्मा स्टार है और ये T2G से सिग्मा EG है, तो ये स्लोवेस्ट रेट होगा ही होगा, ठीक है। इन चीजों को इस तरीके से आपको करना है, ध्यान रखना है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब यहां पर जैसे कि भाई ये एक चीज देखो यहां पर है, अगर आपको ये दिख रहा हो, है ना, अच्छा इनका भी डिफरेंस है, इनका भी डिफरेंस है, ये भी डिफरेंस देख लीजिए एक बारी, देखो भाई ये हाउसक्राफ्ट का डाटा है, ये किसका डाटा है, हाउसक्राफ्ट का डाटा है। अगर आपको दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, हाउसक्राफ्ट का ये डाटा है। आयरन +2 वाला जो है, आयरन +2 और आयरन +3, ओस्मियम +2 और ओस्मियम +3, इन दोनों का ही रेट 10⁶ से बड़ा दिखा रखा है, क्योंकि यहां पर क्या लगे हुए हैं, यहां पर आपके पाई एक्सेप्टर लिगेंड लगे हुए हैं, ये दोनों ही क्या है, पाई एक्सेप्टर लिगेंड है। अब फिरेंट्रोलिन भी पाई एक्सेप्टर है, चाहे यहां पर कोबाल्ट 2 पॉजिटिव और कोबाल्ट 3 पॉजिटिव है, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव और कोबाल्ट 3 पॉजिटिव है, बट उसका कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही अभी भी पाई एक्सेप्टर लिगेंड ही है। फिनेंथ्रीन हो गया, बाइपिरिडीन हो गया, ये पाई एक्सेप्टर लिगेंड ही है, ठीक है। तो इसका रेट भी ज्यादा ही है, इसका रेट भी ज्यादा ही है, मतलब कम रेट में नहीं माना जाएगा, 40 के आसपास इसका रेट है। ये आपका सिंपल वाला हो गया, Fe+2 से Fe+3, यानी कि T2G से T2G वाली ट्रांजिशन। इसका रेट क्या है, इसका रेट क्या है, धीमा है, थोड़ा सा धीमा, तो मतलब नेगेटिव में तो नहीं कहेंगे, कुछ 3 के आसपास आ रहा है। और अब आप ये देख सकते हो कोबाल्ट En2 वाला और कोबाल्ट NH3, इनका तो 10⁻⁴ एंड 10⁻⁶ है। यहां पर आप लिखोगे स्लोवेस्ट रेट होता है इनका। तो भैया मतलब कि ना बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि ये इनमें से भी मान लो आपके पास आ जाए, इनमें से भी आपके पास आ जाए, तो ये मान लो ये वाला कॉम्प्लेक्स दे दिया, एक ये दे दिया, एक ये दे दिया और एक आयरन वाला दे दिया, है ना, मान लो ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, तो इनके बीच में तो सीधा सीधा डिफरेंशिएट हो रहा है, मतलब बिल्कुल डाटा वाली याद करना हो वो भी नहीं है। हालांकि इन दोनों को तो आपने याद किया हुआ है तो ही आप कर पाओगे कि भाई इसका 10⁻⁴ है, इसका 10⁻�6 है, मगर इन चारों को, ये वाला हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इनको तो आप सीधा ऑन द बेसिस ऑफ जो आपने पढ़ा है उनके बेस पे आप कर सकते हो कि पाई एक्सेप्टर वाले आगे होंगे तो ये भी आगे होगा, वो भी आगे हो गया, ये T2G है, ये इसके बाद होगा, और ये आपका T2G से EG है, वो सबसे धीमा होगा। क्लियर है भाई? तो ये बातें
आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ये बातें क्या करनी पड़ेगी, आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। बोलो जी यस और नो। इसके बाद अब एक चीज और आती है आपके पास, है ना, आउटर स्पेयर मैकेनिज्म में भी दो चीजें होती है। अगर हम बात करें आउटर स्पेयर मैकेनिज्म में आपके पास दो चीजें देखने को मिलती हैं। एक होता है कि भाई सेल्फ एक्सचेंज और एक होता है क्रॉस एक्सचेंज रिएक्शन। सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शन और क्रॉस एक्सचेंज रिएक्शन आपके पास होती है। जैसे कि हम यहां पर बात करते हैं OSM जो होता है सेल्फ एक्सचेंज होता है, सेल्फ एक्सचेंज होता है। प्लीज जो एग्जाम्पल आपको बताए हैं ना उनको एक बार अपनी नोटबुक में जरूर लिखो, एग्जाम से पहले जरूर जरूर पढ़ के जाओ। आप जब इनको कर रहे होंगे तो आपके अपने आप क्वेश्चन बनेंगे। मैं आपको इस चीज की पूरी वो देता हूं कि आपके क्वेश्चन आराम से बने। बस आपको थोड़ा सा क्या है ना कि देखना पड़ेगा, जो चीजें पढ़ी हैं वो सिंपल ही है। ये इनर स्पेयर और भी उसमें भी कुछ नहीं है, इनर स्पेयर से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो अगला वही हम देखने वाले हैं। सेल्फ एक्सचेंज हो गया ये, और ये क्रॉस एक्सचेंज हो गया। मतलब क्या है यहां पर सिंपल है। आइए मैं एक बार इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं। जैसे यहां पर सेल्फ एक्सचेंज में, सेल्फ एक्सचेंज का मतलब दोनों ही सेम हो, दोनों ही सेम मेटल हो, FeH2 हो, 2 पॉजिटिव हो 3 पॉजिटिव हो, और यहां पर FeH2O6 हो और इधर 3 पॉजिटिव हो। ठीक है, तो अब होता क्या है भाई, ये +2 से +3 में जाएगा, ये वाला +2 से +3 में जाएगा, तो आपका E नोट क्या बनेगा, तो आपका भाई देखो Fe+2 से +3 में जा रहा है। ठीक है, Fe+2 से +3 में जा रहा है, ध्यान से समझना, Fe+2 से +3 में जा रहा है। ठीक है, और ये वाला आपका यहां पर ये क्या होगा, +3 से +2 में जाएगा, तो ये इधर सेम +3 से +2 में जाएगा, तो ये 0 ही बनेगा। ये मान लो 5, ये 1 पॉइंट कुछ है तो ये -1 पॉइंट कुछ होगा, तो ये 0 बन जाएगा। तो यहां पर आपका डेल्टा G भी क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। डेल्टा G क्या होता है, -NFE नोट। ठीक है, और जबकि यहां पर मान लो कोई ऐसी रिएक्शन है, Fe है, साइनाइड है, ठीक है, साइनाइड 6 है, 4 नेगेटिव है, और यहां पर आपने मोलिब्डेनम ले लिया, साइनाइड 8 ले लिया, ठीक है, और यहां पर आपने 4 नेगेटिव आपने लिया, तो इधर आपका जो E नोट आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, वो पॉजिटिव आएगा, जिसके कारण आपका डेल्टा G क्या होगा, नेगेटिव होगा, और ये रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होती हुई, मतलब फास्ट बोली जाएगी, फास्ट रिएक्शन इसे बोला जाएगा। कृपया पूरी वीडियो देखना भाई, पूरी वीडियो यहां पर आपको देखनी पड़ेगी, तो आपको चीजें बहुत अच्छी चीजें समझ में आएगी। और ये क्या होगा, स्लो रिएक्शन यहां पर होगा। इसके लिए आप क्रॉस एक्सचेंज जब होता है तो इधर एक चीज पढ़ी जाती है जिसका नाम है मार्कस इक्वेशन नाम की यहां पर चीज पढ़नी होती है। वो मार्कस इक्वेशन क्या है उसका जिक्र अब हम करने वाले हैं। मार्कस इक्वेशन है क्या, बेसिकली आप क्रॉस एक्सचेंज जब रिएक्शन होती है तब ये हम लगा रहे होते हैं, तो यहां पर ध्यान रखना, मार्कस इक्वेशन क्रॉस एक्सचेंज जो रिएक्शन होती है ना उनके रेट कांस्टेंट को बताने के लिए एक्सप्लेन होती है। जैसे आपके पास 2 सेल्फ एक्सचेंज है, एक क्रॉस एक्सचेंज है, तो क्रॉस एक्सचेंज के रेट को एक्सप्लेन करने के लिए मार्कस जी ने अपने कुछ शब्दों की टिप्पणियां की हुई हैं। जैसे मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, मान लो आपके पास ये है, आयरन है, FeH2O6 आपको 2 पॉजिटिव से 3 पॉजिटिव गिवन है ना, इसका K11 मतलब रेट कांस्टेंट आपको गिवन है। ठीक है, आपको मोलिब्डेनम साइनाइड 8 -4 से -3 आपको गिवन है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये गिवन है, मान लो K22 गिवन है। ठीक है, ये आपको गिवन है इस तरीके से। अब आपसे रिएक्शन पूछ ली कि FeH2O6, ये भी आपको गिवन होगा, ये भी आपको गिवन होगा। आपसे H2O6 2 पॉजिटिव की रिएक्शन पूछ ली, मोलिब्डेनम साइनाइड 8 यहां पर मान लो आपका इस तरीके से -3 है। तो ये अगर आपसे रिएक्शन पूछी गई है ना, ये रिएक्शन अभी आपसे पूछी गई है, अभी हम इसका क्वेश्चन देखेंगे, तो ये जो रेट कांस्टेंट होगा वो होगा क्या, K12। इस K12 को, ये क्या है जी, K12 को फाइंड आउट करने के लिए मार्कस इक्वेशन ली जाती है, और ये मार्कस इक्वेशन होती है K11 इंटू K22
एंड एक के इक्विलिब्रियम गिवन होता है, दैट इज थर्मोडायनेमिक कांस्टेंट, है ना। के इक्विलिब्रियम ये आपका रेट कांस्टेंट है, तो थर्मोडायनेमिक कांस्टेंट और काइनेटिक कांस्टेंट एक तरीके से रिलेट हो रहे होते हैं मार्कस इक्वेशन में। ये भी रेट कांस्टेंट है, ये भी रेट कांस्टेंट है, ये भी रेट कांस्टेंट है, ये क्रॉस एक्सचेंज का रेट कांस्टेंट है, ये दोनों सेल्फ एक्सचेंज का है। दिस इज के इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक कांस्टेंट। और एक होता है आपके पास एफ। एफ क्या है? यही है भाई मार्कस इक्वेशन, यही है आपकी मार्कस इक्वेशन। इसका यूज समझो, मार्कस इक्वेशन कहां यूज होती है? क्रॉस एक्सचेंज का रेट बताने में यूज होती है। एफ क्या है आपके पास? एफ अगर आप बात करो, एफ एक फैक्टर कांस्टेंट है। एफ क्या है? एक फैक्टर कांस्टेंट है। अगर गिवन है तो ठीक है, अदरवाइज इसको क्या लेना है? 1 लेना है, ये बात ध्यान रखना। अगर गिवन है तो ठीक है, अदरवाइज इसको आपको 1 लेकर चलना है। मार्कस इक्वेशन क्रॉस एक्सचेंज रिएक्शन के रेट कांस्टेंट का जिक्र करने के लिए बताई जाती है, करवाई जाती है, पढ़ाई जाती है। जैसे कि इसका एक पीवाईक्यू भी है, इस तरीके से ये पीवाईक्यू देखो एक बारी, है ना। क्या कहता है पीवाईक्यू? पढ़िए। इन द फॉलोइंग रिडॉक्स रिएक्शन विद एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये आपको गिवन है, RuFe यानी कि ये क्रॉस एक्सचेंज है, ठीक है। सेल्फ एक्सचेंज रेट फॉर ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेंट का सेल्फ एक्सचेंज गिवन है और रिडक्टेंट का, दोनों का गिवन है ना। ऑक्सीडेंट का भी गिवन है और रिडक्टेंट का भी गिवन है। ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट दोनों का ही गिवन आपको है। मान लो ये अगर आप किसी को भी इसको आपने मान लो, इसको अगर आप Fe वाली को रिएक्शन को आप K11 मान रहे हो, है ना, Fe वाली को K11 मान रहे हो, तो ये K11 हो गया, ये K2 हो गया। वो डिपेंड करेगा। अगर मान लो आप Fe+3 वाली K11 मान रहे हो, Ru+3 वाली K22 मान रहे हो, तो उसके रेट कांस्टेंट इस तरीके से हो गए, ठीक है। क्लियर है भाई? ये आपका K11 हो गया। और आपसे पूछा है अप्रोक्सीमेट रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। ये रिएक्शन आपकी क्या है? क्रॉस एक्सचेंज है, यानी कि इन्होंने K12 आपसे पूछा है। ये क्या है? 4 × 10⁻³ है, ये है ना, 10⁻³ है, 10⁻³ है, 4 × 10⁻³। तो आइए इसको K12 कैसे जिक्र होगा भाई? K12 आपका निकलता है, फैक्टर कांस्टेंट कुछ नहीं है, तो K11 × K22 × K इक्विलिब्रियम, और यहां पर फैक्टर कांस्टेंट नहीं है तो इसे 1 मान लेंगे। आपने मान लो K11 लिया 5 और K22 कितना लिया? 4 × 10⁻³ के इक्विलिब्रियम कितना है? 2 × 10⁸, ठीक है। 2 × 10⁸ है आपके पास। 5 4 जा 20, हाँ 5 4 जा आपके पास 20, या फिर सीधा रख लो ना, 5 2 जा 10 और यहाँ पर 4 है। 4 को एज इट इज रहने दो क्योंकि 4 का रूट हमें पता है। 10 यहाँ पर हो गया, पावर को जोड़ दो, ठीक है। यहाँ पर कितना हो गया? एक आया 10 इधर, 5 2 जा 10 वाला, एक 10⁻³ आया, एक 10⁸ आया। 8 और 3 कितना? 11 और 10, 11 और 1 12, यानी कि ये आ गया 4 × 10⁻12 आ गया। ये आपका सोल्व करोगे तो 2 × 10⁻6 आपका आ जाएगा आंसर, यानी कि ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। तो सिंपल था, जस्ट रेट कांस्टेंट आपको लगाना था। क्लियर है भाई? कोई दिक्कत, कोई समस्या? एक आधे पीवाईक्यूज और देखते हैं, समझते हैं। जैसे कि ये वाला पीवाईक्यू, ये पीवाईक्यू देखिएगा, काफी पुराना है मगर सिंपल सा है। आइए एक बार देख लेते हैं। इसके बाद एक पीवाईक्यू आई थिंक और भी है, हाँ ये भी है, ये 19 में आया हुआ है। ये सेल्फ एक्सचेंज का फास्टर पूछा है, दोनों देख लेंगे एक बारी। ये आपको गिवन है फॉर द फॉलोइंग आउटर स्पेयर मैकेनिज्म, उसने ही बता दिया कि आउटर स्पेयर जाएगी, ठीक है। इनर स्पेयर आउटर स्पेयर कब जाएगा उसका भी मैं अभी आपको आइडिया दे दूंगा जब आप इनर स्पेयर थोड़ा सा पढ़ लोगे। तो कोबाल्ट वाले का रेट है 10⁻⁻6, बहुत धीमा, और इसका है काफी तेज, ठीक है। तो अब यहां पर आप एक चीज समझो, है ना। मान लो ये कुछ भी, अब इन्होंने स्पिन के बारे में बात करी है, पूरा क्वेश्चन ही स्पिन के ऊपर इन्होंने छोड़ दिया। तो भाई Ru जो था, Ru+2 से Ru+3 जा रहा है, ये तो पहले भी लो स्पिन था और बाद में भी लो स्पिन ही बनेगा, क्योंकि इसके साथ तो सारे के सारे लिगेंड ही लो स्पिन होंगे, और लो स्पिन वालों का रेट होता ही तेज है, क्योंकि लो स्पिन हमेशा T2G से T2 ही जाएगी। अगर पाई एक्सेप्टर लिगेंड जुड़े हुए हैं तो पाई स्टार से पाई स्टार वाली ट्रांजिशन, उसका तो रेट वैसे ही तेज होगा। अगर लो स्पिन सिग्मा, जैसे कि यहां पर ये सिग्मा डोनर लिगेंड है, उसके कारण ये लो स्पिन हो रहा है, बट स्टिल T2G से T2G ट्रांजिशन है, स्टिल रेट तो इसका ज्यादा होगा ही होगा। तो यहां पर ये कह रहा है कि कोबाल्ट वाले में चेंज स्पिन हो रहा है,
और आरयू वाले में भी चेंज स्पिन हो रहा है, लो हाई स्पिन से लो स्पिन, तो ये गलत हो गया क्योंकि आरयू तो ये हमेशा लो स्पिन का लो स्पिन ही रहेगा, इसमें तो कोई चेंज आएगा ही नहीं। फिर ये कह रहा है लो स्पिन स्टेट रिमेन्स अनचेंज और यहां पर हाई स्पिन टू लो स्पिन, तो यहां पर ध्यान रखना आरयू वाले में लो स्पिन स्टेट हमेशा अनचेंज ही रहेगी, आरयू वाले में T2G से T2G ही ट्रांजिशन इसकी रहेगी और इसके कारण इसकी गति क्या होगी, तेज होगी, तो ये स्टेटमेंट आपका ठीक होगा। जबकि चेंज होगा लो स्पिन से हाई स्पिन इन कोबाल्ट स्टार। कोबाल्ट स्टार क्या है, कोबाल्ट स्टार यहां पर है, अभी इस पॉइंट पे ये लो स्पिन है और इस पॉइंट पे ये हाई स्पिन आ जाएगा। इसी वजह से मैंने आपको कहा ना कि इन्हें अपनी स्पिन भी चेंज करनी पड़ती है, जिसके कारण इनका धीमा रेट होता है। ये बात सिर्फ इतनी थी कि दो रेट कांस्टेंट दिए थे और आपको उनसे एक्सप्लेन पूछा था डिफरेंस क्यों है रेट कांस्टेंट में, क्योंकि कोबाल्ट वाले में आपको स्पिन चेंज करनी पड़ती है, जबकि आरयू वाले में कोई स्पिन चेंज अनचेंज ही रहेगी। वो हाई स्पिन तो होता ही नहीं कभी भी, क्योंकि यहां पर सारे ही लिगेंड आपके स्ट्रॉन्ग होंगे, तो लो स्पिन का लो स्पिन ही ये रहेगा। थर्ड ऑप्शन इसका सही जवाब आएगा, आरयू हमेशा अनचेंज ही रहता है। उसके बाद ये है आपके पास सेल्फ एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज फास्टर इन। ये तीन है, आपको मैंने आपको अभी भी बताया है कि इसको तो पहले ही हटा दो, है ना, इसको तो पहले ही हटा दो, इसको भी हटा दो, ठीक है। ये दोनों यहां पर देखो भाई, ये ट्रांजिशन है T2G से T2G वाली, ठीक है, और ये भी ट्रांजिशन आपकी T2G से T2G वाली है, ठीक है। ये दोनों क्यों हट गया, क्योंकि ये EG से EG थी और ये T2G से EG थी। ये तो स्लो है, ये तो याद ही रख लो, कोबाल्ट वाले ये तीन कॉम्प्लेक्स NH3 EN और H2O, इनका रिएक्शन धीमा ही आएगा। देखो आपसे डाटा कभी भी नहीं पूछा जाएगा कि कितना धीमा है कितना तेज है, मगर इनका स्लोवेस्ट रिएक्शंस में से ही एक होती है ये, तो इनका तो धीमा आएगा ही आएगा। बचा ये Fe वाला और Ru वाला, इनको आप ऑन द बेसिस ऑफ मेटल भी कर सकते हो कि भाई 5D का मेटल 4D का मेटल का रेट तेज होता है एज कंपेयर टू 3D, तो फर्स्ट वाले का रेट ज्यादा आएगा ही आएगा। और लो स्पिन टू लो स्पिन है ना, लो स्पिन टू लो स्पिन हमेशा तेज ही रहेगी ट्रांजिशन, तो ये वाला ये भी हाई स्पिन टू बेसिकली ये भी T2G से T2G है और ये भी T2G से T2G है, बट यहां पर आपका 4D का मेटल है, यहां पर 3D का है, तो उसका रेट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी थी। बोलो जी हाँ या ना। चलिए, तो ये आपका आउटर स्पेयर मैकेनिज्म होता है। आउटर स्पेयर मैकेनिज्म में बेसिकली आपने क्या पढ़ा, इनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं बन रहे हैं, करीब आते हैं और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं। मेजर बातें क्या ध्यान रखनी है, एक मार्कस इक्वेशन ध्यान रखनी है आपको, एक ट्रांजिशन, एक ये बात ध्यान रखना क्रॉस एक्सचेंज का रेट ज्यादा होता है सेल्फ एक्सचेंज से, और एक ये बात ध्यान रखना कि भाई सेल्फ एक्सचेंज में अगर रेट पूछा जाए तो किस तरीके से, पाई एक्सेप्टर वाले का रेट हमेशा ज्यादा होगा, मतलब कि पाई एक्सेप्टर लिगेंड लगा होगा तो उनका रेट हमेशा ज्यादा होगा। कोबाल्ट के वो तीन कॉम्प्लेक्स ध्यान रखो, उनका रेट हमेशा धीमा होता है। अगर पाई एक्सेप्टर लिगेंड लगे हुए हैं तो उनका रेट तेज होता है। और फिर बाद में वो एक ध्यान रखना कि T2G से ट्रांजिशन उनका रेट ज्यादा होगा EG से EG ट्रांजिशन के कंपेयर। क्रोमियम और कोबाल्ट, क्रोमियम और आयरन का पूछा जाए तो आयरन वाले का ज्यादा होगा, क्योंकि वहां पर T2G से T2G है और क्रोमियम में EG से EG है। जितने कॉम्प्लेक्स आपको बताए हैं सारे के सारे रेफरेंस बुक के एग्जाम्पल थे। डायरेक्ट अगर क्वेश्चन बन सकता है तो एज इट इज आपके सामने दिखाया जा सकता है पेपर में। आइए अगली बात करते हैं इनर स्पेयर मैकेनिज्म में। इनर स्पेयर मैकेनिज्म कैसा होता है, सबसे पहले कुछ बातें यहां पर लिखेंगे, कुछ बातें यहां पर पहले हम क्लियर करेंगे कि यहां पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहां पर होती है, सब्स्टिट्यूशन यहां पर होती है। तो यहां पर आपको थोड़ा सा अपना कॉन्सेप्ट ऑफ लेबाइल एंड इनर्ट रिकॉल करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट ऑफ लेबाइल एंड इनर्ट को थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। लेबाइल एंड इनर्ट को कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा, लेबाइल और इनर्ट को कॉन्सेप्ट को याद करना पड़ेगा आपको। यहां पर बॉन्ड फॉर्म होते हैं, है ना, यहां पर ब्रिज कॉम्प्लेक्स बनता है ना, यहां पर लिख लेना ब्रिजिंग लिगेंड, लिख लो पहले तो। ब्रिजिंग लिगेंड यहां पर प्रेजेंट होना चाहिए, ब्रिजिंग लिगेंड मस्ट बी प्रेजेंट। कैसे पता लगेगा वो मैं आपको बताऊंगा, चिंता मत करना। ब्रिजिंग लिगेंड यहां पर प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थ्रू ब्रिजिंग लिगेंड, वो ब्रिजिंग लिगेंड के थ्रू ही ट्रांसफर होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थ्रू ब्रिजिंग लिगेंड आपने यहां पर इस तरीके से लिखा,
ठीक है, मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थ्रू बॉन्ड हो रहे होते हैं, मगर सब्स्टिट्यूशन आउटर स्फीयर मैकेनिज्म में कोई बॉन्ड नहीं बनता, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये होती है, आउट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स वन मस्ट बी लेबाइल। अगर दोनों लेबाइल है तो भैया बहुत ही बढ़िया बात है। अगर दोनों लेबाइल हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक लेबाइल है और एक इनर्ट है तो भी दिक्कत नहीं है। अगर बोथ इनर्ट हो जाएंगे तो रिएक्शन इनर स्पेयर मैकेनिज्म से कभी भी नहीं जाएगी, वो आउटर स्पेयर मैकेनिज्म से जाएगी, ये बात ध्यान रखना। इफ बोथ इनर्ट, अगर दोनों इनर्ट हो जाएंगे, इफ बोथ इनर्ट, तो वो कहां से जाएगी, वो आउटर स्पेयर मैकेनिज्म से जाएगी। हां, अगर दोनों लेबाइल है तो भी वो इनर स्पेयर मैकेनिज्म के लिए एलिजिबल है, फिर देखना होगा कि ब्रिजिंग लिगेंड है या नहीं है। बट अगर दोनों इनर्ट है तो वहां पर आउटर स्पेयर इनर स्पेयर मैकेनिज्म बन ही नहीं सकता, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अब एक बात आती है यहां पर, अब हम एक काम करेंगे, पहले आगे ही जाएंगे, है ना, पहले हम कॉम्प्लेक्स ही स्टडी करेंगे। एक जर्नल मैकेनिज्म में आपको बता देता हूं इसका क्या होता है। जर्नल मैकेनिज्म क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। जर्नल मैकेनिज्म थोड़ी देर शांति से देखिए। आपके चाहे मास्टर्स के एग्जाम हो, चाहे आपके नेट का हो, गेट का हो, सबका काम यहां से हो जाएगा। थोड़ी देर शांति से एक बार सुनिए। जर्नल मैकेनिज्म बेसिकली रिएक्शन कैसे जाती है, जैसे कि मान लो मैंने एक सीधा सा यहां पर लिया, मेरे पास सब मेटल था, मैंने L5 लिया और यहां पर मैंने X लिया। ठीक है, इस तरीके से मैंने एक कॉम्प्लेक्स यहां पर ले लिया। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स मैं यहां पर ले रहा हूं। ठीक है भाई, अब अगर हम बात करें, यहां पर हमने एक कॉम्प्लेक्स लिया, इसको मान लो +1 दे रहे हैं यहां पर, और इधर मैंने मेटल ले लिया, L6 ले लिया, M-L', यहां पर हमने लिया क्या, इसको आपने +2 दे दिया। ठीक है, अब इधर क्या होगा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर क्या आएगी भाई, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इधर क्या आएगी, मेटल +2 में हो जाएगा भाई, और ये आपका इसको आपने मान लो +3 कह रखा है ना, इसको आपने क्या कह दिया, +3 आप इसको कह रहे हो। ठीक है, इसको +3 कह रहे हो। वैसे तो एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे, बट जर्नल में आपको यहां पर समझा रहा हूं। ये ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह बिल्कुल क्लियर हो जाएगी जब आप एग्जाम्पल के थ्रू जाओगे। पहला स्टेप क्या होता है, स्टेप 1 क्या होता है, स्टेप 1 क्या होता है, एक बस मोटा मोटी देख लो कि कैसे रिएक्शन जाती है। स्टेप 1 होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहां पर होता है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहां पर हमारे पास होता है सब्स्टिट्यूशन। अभी एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे, सबसे पहला स्टेप हमारा हो गया क्या, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहां पर है, मतलब कि क्या L5 है और यहां पर X है और M'L5' हो गया, और यहां पर इस तरीके से, यानी कि -H2 क्या हो गया, बाहर हो गया, है ना। ये एक सब्स्टिट्यूट H2 कह रहा हूं, सॉरी, L' क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, और ये H2 हुआ तो इसको H2 हम लिख देंगे, L' क्या हो गया, बाहर हो गया। अब क्या होगा भाई, अब मान लो आपके पास यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम लिख रहे हैं, ये क्या है जी, इधर हम लिखते, पहले हमने क्या लिया था, इसको 1 सेकंड के लिए इसको +2 कर लो, इसको क्या कर लो, +2 कर लो यहाँ पर, और ये +2 ही रहने दो, इसको +2 ही रहने दो। तो अगर इसको +2 करोगे तो यहाँ पर मेटल क्या रहेगा, +3 हो जाएगा, और ये मेटल किस में आ जाएगा, +2 में। ये विद एग्जांपल जब हम जाएंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। अभी जस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट हमने लिखी है, तो यहाँ पर ये मेटल क्या था, +3 था, और ये मेटल क्या था, +2 था। +2 से +3 में इलेक्ट्रॉन गया। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन गया। अब यहाँ पर आपका सेकेंड स्टेप क्या हो गया, स्टेप 2 अगर मैं ले रहा हूं, स्टेप 2 क्या यहां पर हो गया, स्टेप 2 हो गया आपका क्या, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। स्टेप 2 क्या हो गया जी, आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर यहां पर हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जब अगर यहां पर हुआ है, तब हम यहां पर कहेंगे ML5 था और यहां पर X था, M'L5' यहां पर है, और अब ये +2 में आ जाएगा, है ना, ये आपका +2 में आ जाएगा क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन मिल गया और यहां से इलेक्ट्रॉन चला गया, तो ये +3 में आ जाएगा। अब ध्यान से सुनना, यहां से 2 रास्ते निकलते हैं। स्टेप 3, स्टेप 3, या तो रिएक्शन ऐसे जाएगी या फिर रिएक्शन ऐसे जाएगी, वो
पढ़ना है कि कब कैसे जाएगी, ठीक है। वही सारा खेल है कि कब कैसे रिएक्शन जाएगी, वही हमें पढ़ना है कि रिएक्शन कब कैसे जाएगी, या तो इस तरफ से जाएगी या इस तरफ से। क्या है, आइए समझो। इनर स्फीयर मैकेनिज्म कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा विद लिगेंड ट्रांसफर, कि भाई लिगेंड भी ट्रांसफर होगा, तो या तो ये जाएगा विद लिगेंड ट्रांसफर, है ना, विद लिगेंड ट्रांसफर। यानी कि यहां पर एक पहले छोटा सा काम और कर लीजिए। यहां पर ये सारी बातें जो आपने लिखी है, इधर एक बात और लिख लीजिए कि इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होता है वो दो तरीके से होता है। क्या, या तो विद लिगेंड ट्रांसफर और विदाउट लिगेंड ट्रांसफर, दो तरीके से होता है। विद लिगेंड ट्रांसफर की लिगेंड भी ट्रांसफर कर दिया भाई एक मेटल ने दूसरे को, और विदाउट लिगेंड ट्रांसफर या फिर विदाउट लिगेंड ट्रांसफर, ये दोनों ही चीजें आपको पढ़नी होती है। समझेंगे, जानेंगे कब क्या होता है, जानेंगे। यहां पर अगर हम बात करें, ये है विद लिगेंड ट्रांसफर। विद लिगेंड ट्रांसफर में क्या होगा कि भाई मेटल पहले सिर्फ मेटल लेके आया था एक्स को, अब वो एक्स मेटल के साथ नहीं रहेगा, वो इसको धोखा देकर जा चुका होगा। यानी कि मेटल L5 इधर +2 में है, +2 ही रहेगा, और वो L मतलब कि M डैश वाला नहीं लेकर आया था। M डैश वाला कुछ नहीं लेकर आया था ना भाई, M डैश वाला कुछ नहीं लेकर आया था X नाम की चीज, मगर अब उसके पास चला जाएगा। ये M डैश है, ये क्या है, M डैश है, L5 डैश, और यहां पर X डैश छोड़ना, X तो X ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब इधर ऑक्सीडेशन, X क्या है, हेलोजन है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको कितनी करनी थी, +3 करनी थी, तो चार्ज दे दो +2 इसको। कैसे होगी +3 भाई, इसको आप यूं करोगे ना, जैसे यहां पर क्या था, x - 1 इज इक्वल टू +2 था, तो x यहां पर +3 का आ रहा था। सिमिलरली अब यहां पर भी क्या हो जाएगा, यहां पर x माइनस हेलोजन का -1 होता है, +2 है, तो यहां पर ये +3 में है। तो मेटल हमें बेसिकली +3 में ही लेकर आना था, +2 से +3 आ गया। अब ये सोलवेंट से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, H2 को हमने यहां पर सोलवेंट मान लो ले लिया, तो यहां पर आप लिख दोगे सारे का सारा ही H2 आके लग जाता है इस तरीके से, और ये +2 में ही रहेगा। तो आप अगर देख पा रहे हो तो आखिरी में आपको ये चीजें मिल जाती है, क्या, M डैश L5 डैश X प्लस का 2, ठीक है, ये प्लस का 2 ही रहेगा, ये प्लस का 2 ही रहेगा। ध्यान से समझो हुआ क्या क्या। इधर मेटल आपका, अगर हम बात करें, इधर आपका मेटल ये +2 था और ये +3 था, ठीक है। अगर हम यहां पर बात करें, M डैश क्या था, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, तो अब यहां पर ये कितने में आ गया, ये +3 में आ गया है और ये +2 में आ गया, तो रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो गया है। जबकि स्टेप 3 विदाउट लिगेंड ट्रांसफर अगर जा रहा है, स्टेप 3 अगर विदाउट लिगेंड ट्रांसफर जा रहा है, बिना लिगेंड ट्रांसफर के, यानी कि जिसके साथ वो था पहले उसी के साथ रहे, है ना, जिसके साथ X आया था उसी के साथ चला जाए, मतलब कि ये यहां से टूटे, ये X इसी के साथ जाए, यानी कि आपको क्या मिले, ML5X मिले। इसको आपको +2 में रखना है, तो इसके ऊपर चार्ज क्या दोगे, +1 दोगे, और यहां पर M डैश L5 डैश यहां पर रहेगा, इसको +3 लेना है। अब इस सोलवेंट इसके साथ रिएक्ट करता है ना, इसको थोड़ा सा हम ऊपर ले लेंगे। सोलवेंट यहां पर आता है ना, मान लो आपका H2 सोलवेंट है, तो अब यहां पर फाइनल जो रिएक्शन हो जाएगी ML5X और इधर +1 हो जाएगा, और इधर आपका M डैश L5 डैश यहां पर एक H2 लगता है, पूरा नहीं लगता, एक H2 आकर लगता है, ये बात ध्यान रखना, ये +3 में हो जाएगा। तो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर भी बदल गई है, ये +2 में चला गया है और ये +3 में चला गया, और यही काम हमें करना था, ये बात ध्यान रखना। कोई दिक्कत, कोई समस्या इसमें नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा इसको देखना है। जर्नल मैकेनिज्म हमने किया है, मैं आपको पूरा एक बार दोबारा वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो, मैं एक बार आपको पूरा दोबारा गा देता हूं कि मैंने क्या क्या किया है। आप पहले एक बार इसको नोट डाउन करें। ये चार्जेस अभी क्लियर हो जाएंगे, अभी की अभी क्लियर हो जाएंगे, चिंता मत करना। सर लेवाइल और इनर्ट की तो बात नहीं हुई, क्योंकि अभी मेटल की ही बात नहीं हुई है। जर्नल मैकेनिज्म अभी मैंने सिर्फ लिखा है।
तो यहां पर अगर मैं बात करूं ML5X है और M-L, पहला स्टेप क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा स्टेप हुआ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, तीसरा स्टेप हुआ या तो लिगेंड ट्रांसफर होगा या विदाउट लिगेंड ट्रांसफर होगा, मतलब कि X जिसके ब्रिजिंग लिगेंड ही यहां पर काम कर रहा होता है। भाई जो ब्रिज बनाएगा वही तो एक दूसरे की जगह जाएगा। ट्रांसफर कौन लोग होते हैं, जो एक पैर यहां रखते हैं और एक पैर यहां रखते हैं, या तो ये इसके साथ जाएगा या इसके साथ जाएगा। कुछ इसके सगे संबंधी जो इसी के साथ थे वो हमेशा इसी के साथ ही रहेंगे, जो इसके साथ थे वो हमेशा इसी के साथ। जो दोनों जगह पैर पसार रहे हैं वो एक ना एक जगह ट्रांसफर होंगे कहीं ना कहीं। तो रियल लाइफ में तो कहीं भी नहीं टिकेंगे, है ना। चलिए, तो इसको थोड़ा सा समय देना भाई, है ना, इसको आपको समय देना पड़ेगा। ये इस पूरे एग्जाम को ही समय देना पड़ेगा, है ना। कोई भी चीज की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो समय दो उसमें, थोड़ा सा अगर समय देते हैं तो चीजें ठीक ही होती हैं। और अपने समय को कृपया करके वेस्ट ना करो। अगर आप अपने समय की इज्जत करोगे तो ही दूसरे लोग आपके समय की इज्जत करेंगे, ठीक है। आप अगर अपना समय वेस्ट कर रहे हो, है ना, तो दूसरे लोगों को ज्यादा समय नहीं लगेगा, मतलब वो बहुत आसानी से आपका टाइम वेस्ट कर देंगे, ठीक है। और अगर आप अपने टाइम की बहुत कीमत कर रहे हो कि भाई आपके, हाँ थोड़ी सी बातचीत सबसे जरूरी है, बट ऐसा नहीं है कि घंटों घंटों एग्जाम की तैयारी से थोड़ा सा भटक कर वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा एक दिन वेस्ट करोगे तो सामने वाले आपके जो कोई भी दोस्त हैं, कोई भी आपके साथ लोग हैं, वो आपका और समय वेस्ट करवाएंगे। तो आप जब तक अपने समय की इज्जत नहीं करोगे तो दूसरे वाला नहीं करेगा आपकी समय की इज्जत। ऐसे ही खुद के समय की भी इज्जत करो और दूसरे की भी। कोई अगर कुछ काम कर रहा है तो उसको करने दो भाई, है ना, तभी वो आपके काम में कभी भी आपको कोई बाधा नहीं देगा। और ये आदत डालो, है ना, ये थ्रू आउट आपको हेल्प करेगी भाई, थ्रू आउट आपको हेल्प करेगी। एक एग्जाम में नहीं भाई, हमेशा हेल्प करेगी आपको ये। अब इसको मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूं, इसको मैं एग्जाम्पल के तौर पे हम समझाते हैं। उससे भी पहले कुछ बातें हम लिखते हैं कि कब लिगेंड ट्रांसफर होगा, कब लिगेंड ट्रांसफर नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। यहां पर लिखना, अगर इफ आफ्टर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ये बात सिर्फ लिख लो, इफ आफ्टर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, अगर आफ्टर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बोथ कॉम्प्लेक्स इनर्ट बन जाए, बोथ कॉम्प्लेक्स क्या बन जाए, इनर्ट बन जाए, दोनों कॉम्प्लेक्स क्या बन जाए, इनर्ट बन जाए, देन नो लिगेंड ट्रांसफर, तो कोई भी लिगेंड ट्रांसफर नहीं होगा। ये बात ध्यान रखना, देन नो लिगेंड ट्रांसफर, कोई भी लिगेंड ट्रांसफर यहां पर नहीं होगा। अगर दोनों ही इनर्ट बन जाते हैं तो कोई भी लिगेंड ट्रांसफर नहीं होगा, देन नो लिगेंड ट्रांसफर, ये बात ध्यान रखना। अगर दोनों कॉम्प्लेक्स इनर्ट बन रहे हैं तो कोई भी लिगेंड ट्रांसफर नहीं होगा। हाँ, एक लेबाइल है, एक इनर्ट है, एक लेबाइल है, एक इनर्ट है, ऐसा कुछ हो रहा है तो आप आफ्टर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, शुरुआत में नहीं भाई, शुरुआत में तो अगर दोनों इनर्ट होंगे तो इनर्ट स्फीयर मैकेनिज्म से ही रिएक्शन नहीं जाएगी। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के बाद अगर दोनों इनर्ट बन जाए तब आपको तोड़ने, आपको ये करना पड़ेगा भाई, है ना, आपको लिगेंड ट्रांसफर नहीं करना पड़ेगा और यही आपका जाएगा विदाउट लिगेंड ट्रांसफर, ये जाएगा। अगर दोनों इनर्ट बन जाएं, ये बात ध्यान रखना, अगर दोनों इनर्ट बन जाएं तो नो लिगेंड ट्रांसफर। फिर आता है इसमें RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वाली बातें भी यहां पर आती है, वो भी लिख लो, ये सब बातें बुक्स में है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होगा, देखो, अगर रिएक्शन आपकी यहां पर आप लिख रहे हो, इफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, इफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है विदाउट लिगेंड ट्रांसफर, अगर बिना लिगेंड ट्रांसफर के इफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है बिना लिगेंड ट्रांसफर के, इफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर विदाउट लिगेंड ट्रांसफर, अगर वो बिना लिगेंड ट्रांसफर के हो रहा है, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है बिना लिगेंड ट्रांसफर के तो आपका कौन सा, या फिर पहले आप लिखो विद लिगेंड ट्रांसफर, अगर विद लिगेंड ट्रांसफर हो रहा है, इफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर विद लिगेंड ट्रांसफर, अगर लिगेंड ट्रांसफर हो रहा है तो आपका स्टेप 2 जो होगा, स्टेप 2 विल बी RDS, आपका दूसरा स्टेप RDS बनेगा, ठीक है।
मतलब कि अगर ये रिएक्शन यहां से जाती हुई, ये रिएक्शन यहां से जाती हुई यहां पे गई, विद लिगेंड ट्रांसफर गई, ऐसे गई ये रिएक्शन, तो ये वाला स्टेप, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वाला स्टेप आरडीएस बनेगा। ये बात ध्यान रखना। फिर अगर हम बात करें इफ आफ्टर इलेक्ट्रॉन, यहां नहीं लिखना, यहां लिखना है, इफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, अगर हम बात कर रहे हैं यहां पर कि भाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो हो रहा है, इफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो हो रहा है वो विदाउट लिगेंड ट्रांसफर हो रहा है, विदाउट लिगेंड ट्रांसफर हो रहा है, वो बिना लिगेंड ट्रांसफर के हो रहा है, तो आपका जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा वो क्या होगा, देन स्टेप 3 विल बी आरडीएस, मतलब कि डिसोसिएशन ऑफ सक्सेसर कॉम्प्लेक्स। स्टेप 3 क्या है, एक तरीके से डिसोसिएशन ही है, डिसोसिएशन ऑफ सक्सेसर। सक्सेसर होता है जहां पर रिएक्शन हो चुकी है, मतलब रिएक्शन यहां पर बेसिकली क्या थी, इलेक्ट्रॉन का काम हो चुका हो, प्रीकर्सर मतलब काम होने वाले हो, उससे पहले जो बना हो, ठीक है। तो यहां पर ये स्टेप 2 कौन सा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वाला। तो आइए समझाता हूं दोबारा से ये सारी चीजें। अगर रिएक्शन मान लो ऐसे मुड़ी, ये रिएक्शन ऐसे गई, ये रिएक्शन ऐसे जा रही है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के साथ लिगेंड ट्रांसफर हो रहा है, तो आपका स्टेप 2 ही आरडीएस बनेगा। और अगर ये रिएक्शन ऐसे गई, मतलब कि विदाउट लिगेंड ट्रांसफर बन गया, तो ये वाला आरडीएस बनेगा। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि जब ये इस तरीके से जा रही होती है तो ये कब जाती है, यानी कि मान लो ये वाली लाइन लिखी है, इफ आफ्टर इलेक्ट्रॉन बोथ बिकम कॉम्प्लेक्स देन नो लिगेंड ट्रांसफर। यहां पर नो लिगेंड, क्या सर भांग का गोला खाया है क्या, नो लिगेंड ट्रांसफर होगा, कोई भी लिगेंड ट्रांसफर नहीं होगा, नो लिगेंड ट्रांसफर यहां पर, यानी कि इधर कौन सा स्टेप होगा, स्टेप 3 विल बी आरडीएस। तीसरा स्टेप जो होगा वो क्या होगा जी, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोला जाएगा। बोलो जी यस और नो। इनर स्पेयर मैकेनिज्म में जाने के लिए चाहिए क्या क्या आपको, इनर स्पेयर मैकेनिज्म से अगर रिएक्शन भेजनी है तो आपको चाहिए कि आपके दोनों कॉम्प्लेक्स इनर्ट ना हो और ब्रीजिंग लिगेंड वहां पर प्रेजेंट हो। आइए पहला क्वेश्चन हम करते हैं, मान लो मैंने ये लिया, पहला मैं करूंगा फिर धीरे धीरे हम साथ साथ करेंगे। मैंने यहां पर लिया कुछ इस तरीके से, यहां पर मैंने लिया है कोबाल्ट लिया है, NH3 लिया है, और यहाँ पर Cl ले लिया, इधर मैंने +2 लिखा है, और यहाँ पर मैंने क्या लिया, क्रोमियम ले लिया, NH3 ले लिया, और यहाँ पर 6 ले लिया, इधर +2 और +3 लिखा है। अरे +2 +3 क्या लिख रहे हैं सर, यहाँ पर आपने क्या लिखा है, +2 आपने यहाँ पर लिखा है। चलिए लेबाइल और इनर्ट का कॉन्सेप्ट अब आने वाला है। रिएक्शन को हमें शुरू करना है, सबसे पहले धीरे धीरे इसको हमें लेके चलना है, ठीक है। देखो कौन सा लेबाइल है, कौन सा इनर्ट है, ये सब देखो भाई। लेबाइल इनर्ट देखो और फिर इसको रिएक्शन को आगे प्रोसीड करवाओ, ठीक है भाई। देखो जैसे अगर हम यहां पर बात करें, हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास कोबाल्ट है, x - 1 = +2, तो यानी कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम यहां पर साइड में, क्योंकि ये भरने वाला है तो इधर +2 आपने लिखा, तो ये कितना आ गया, +3 यहां पर आपके पास आ गया। क्लियर है भाई। तो इधर ये आपके पास क्या होगा, तो इधर हमारे पास आएगा, ये कितना आ जाएगा जी, +3 में आ जाएगा। तो कोबाल्ट +3 अगर है आपके पास, वो D6 है। D6 यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा इसके लिए, यानी कि लो स्पिन, यानी कि इसको आप क्या बोलोगे, इनर्ट आप बोलोगे, ठीक है, इनर्ट आप बोलोगे। एक इनर्ट है चल जाएगा, दोनों इनर्ट ना हो, ठीक है। यहाँ पर ये क्या होगा, क्रोमियम +2 है, क्रोमियम +2 होता है सर D4, और इधर NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ही रहेगा, सॉरी वीक फील्ड लिगेंड रहेगा, और हाई स्पिन बनेगा। D4 हाई स्पिन आपका होता है क्या, लेबाइल। तो ये आपकी रिएक्शन गुड टू गो है, तो हम इसे भेजेंगे। अब देखो क्या आपके पास ब्रीजिंग लिगेंड है,
ब्रीजिंग लिगेंड आपका क्लोरीन होता है, ब्रीजिंग लिगेंड बिल्कुल होता है। क्या NH3 ब्रीजिंग लिगेंड है? सर ब्रीजिंग लिगेंड के पास लोन पेयर होनी चाहिए, NH3 के पास लोन पेयर है, तो ये भी एक ब्रीजिंग लिगेंड है, नहीं है, क्योंकि ये मेटल के साथ बॉन्ड बना चुका है, पहले ही इसके लोन पेयर इन्वॉल्व है। अब जब ये बॉन्ड बन चुके हैं, अब इस NH3 के पास कोई लोन पेयर नहीं है, वो पहले थे, जब वो अकेला रहा करता था किसी जमाने में, तब उसके पास लोन पेयर थे, अब इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है। इधर ये क्या देगा दूसरे मेटल को? कुछ नहीं देगा। मतलब कि एक मेटल को लोन पेयर देने के बाद भी उसके पास जब लोन पेयर हो तो उसे आप ब्रीजिंग लिगेंड कहोगे। तो ये रिएक्शन शुरू हुई, ये रिएक्शन गई किस तरीके से? यहां पर आपने कोबाल्ट लिखा, इधर NH3 लिखा, आराम से देखना है, उतारने की जरूरत नहीं है, एक बार सिर्फ सुनते चलो, एक बार में ही समझ में आ जाएगी, एक बार में ही समझ में आ जाएगी। यहां पर NH3 आपका है इस तरीके से, ठीक है। एक NH3 निकल गया, क्लियर है भाई? एक NH3 क्या हो गया? अपने घर जा चुका है, एक NH3। या फिर इधर क्रोमियम H2 भी ले सकते हो, है ना, बुक में भाई H2 ही लिखा है, तो एक बार हम H2 लेकर चल लेते हैं ना, इसको H2 लेकर चल लो, क्योंकि जो एग्जाम्पल हमने लिया है बुक से वो H2 लिखा हुआ है इधर, तो कोई चेंज नहीं है भाई, है ना, वो का वो ही है, इधर बस H2 कर दो, ठीक है। अब देखो, अब यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन थी +3 और इसकी है +2, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर हुआ, तो यहां पर स्टेप 2 क्या हुआ? स्टेप 2 आपका बना क्या? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर यहां पर हो गया है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर यहां पर हो गया है, यानी कि कोबाल्ट NH3 यहां पर है 5 है, और ये +2 में बन गया है, यहां पर क्लोरीन है, यहां पर क्रोमियम है, H2O 5 है, ठीक है, और इधर अब ये +3 में बन गया है, यहां पर -H2 आप कर दो। अब आप क्या देखोगे कि आफ्टर कॉम्प्लेक्स हम लिगेंड को ट्रांसफर करें, क्लोरीन कोबाल्ट को दें या क्रोमियम को दें, तो उसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा? कब लिगेंड ट्रांसफर होगा? लिगेंड ट्रांसफर हमेशा होगा, बस एक केस में नहीं होगा, अगर दोनों इनर्ट हैं तो लिगेंड ट्रांसफर नहीं होगा। आइए चेक कर लेते हैं जी, चेक कर लेते हैं जी, चेक कर लेते हैं। यहां पर कोबाल्ट +2 है, मगर +2 के साथ NH3 तो भैया कमजोर ही है, यानी कि ये हाई स्पिन बनेगा, D7 हाई स्पिन बनेगा। ये बात आपको पता है ना कि भाई कोबाल्ट +3 के साथ वो स्ट्रॉन्ग है, कोबाल्ट +2 के साथ वो वीक है, तो हाई स्पिन बनेगा। और यहां पर क्या है? क्रोमियम +3 है, और ये क्या है जी? D3 है। और अब देखो भाई, ये आपको पता है, ये आपका होता है लेबाइल और ये होता है इनर्ट। तो क्या करना चाहिए? लिगेंड को ट्रांसफर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो अभी अभी सर आपने बताया है, अभी बताया है, अगर दोनों यूनिट बन रहे हैं तो लिगेंड ट्रांसफर नहीं होगा, अदरवाइज लिगेंड ट्रांसफर होगा। तो यहां पर हम अब जाएंगे विद लिगेंड ट्रांसफर, विद लिगेंड ट्रांसफर हम जाएंगे, यहां पर क्या होगा भाई? लिगेंड ट्रांसफर हम यहां पर करेंगे, इधर अब हम लिगेंड को ट्रांसफर करने वाले हैं, ठीक है भाई, लिगेंड को ट्रांसफर हम करने वाले हैं, यानी कि इसको इधर भेजेंगे। तो अब यहां पर आपके पास क्या आया? कोबाल्ट NH3 है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रखनी है NH3 की? पहले +3 था, अब इधर 5 है, इन्होंने कहा है +2 रखो, और उधर क्या बना भाई? क्रोमियम है, H2O है, H2 है, 5 है, और क्लोरीन है। अब क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होनी चाहिए? +3 होनी चाहिए, तो इसके ऊपर कितना चार्ज दोगे? +2 दे दो, ताकि ये x-1 +2 कितना बन जाए? +3 बन जाएगा। अब यहां पर वही H2 वाला सोलवेंट अगर आप डाल रहे हो तो ये अंततः रिएक्शन कहां पर चली जाएगी? सारे के सारे हटते हैं, ये बात ध्यान रखना, ये इस तरीके से रिएक्शन चली जाएगी। कोबाल्ट H2O6 +2 में आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा? क्रोमियम H2O5 क्लोरीन +2। तो ये आपका रिएक्शन होता है कंप्लीट का कंप्लीट, ये +2 में ही है और ये +3 में है। RDS क्या है? कौन सा स्टेप लिखूं? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है भाई? ये वाला रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, क्योंकि लिगेंड ट्रांसफर हुआ है। अगर लिगेंड ट्रांसफर होता है, अगर लिगेंड ट्रांसफर होता है तो स्टेप 2 विल बी RDS होता है, ये बात ध्यान रखना। अब एक कॉम्प्लेक्स आपके लिए है, एक कॉम्प्लेक्स आप लोगों के लिए है, यही सिमिलर कॉम्प्लेक्स मान लो आप ले रहे हो, यही सिमिलर कॉम्प्लेक्स आप, बस आपने एक छोटा सा चेंज कर दिया, छोटा सा चेंज कर दिया। क्या? यहां पर आपने RU
NH3 ले लिया और यहाँ पर आपने क्लोरीन ले लिया +2 में, और इधर आपने क्रोमियम ले लिया H2O6 ले लिया, और इधर आपने +2 ले लिया। इसको आगे लेकर जाओ कि किस तरीके से जाओगे, किस तरीके से यहाँ पर आप जाने वाले हो, इसका एक बार ट्राई करिए कि ये किस तरीके से जाएगी। सब्स्टिट्यूशन वगैरह करके देखिए किस तरीके से जाएगी। आईडीएस वगैरह ये पूछे जाते हैं भाई, कौन सा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, कौन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं होगा, तो ये बातें पूछी जा सकती हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। ब्रीजिंग लिगेंड में बस आपको ये ध्यान रखना है, अगर जैसे कि भाई मान लो आपसे बात कर रहे हैं ब्रीजिंग लिगेंड की, अगर बात कर रहे हैं फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, आयोडीन है, फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन है, तो किसका रेट ज्यादा होगा? जिसका साइज ज्यादा होगा उसका रेट ज्यादा होगा। आयोडीन वाला ज्यादा अच्छा ब्रीजिंग लिगेंड है एज कंपेयर टू ब्रोमीन, क्लोरीन और ये। फिर अगर मान लो एक ही पीरियड के हैं, मान लो फ्लोरीन हो गया और ऑक्सीजन डोनर हो गया, ठीक है, तो इधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं, है ना, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसका रेट धीमा होगा। ये बात ध्यान रखना, ये पॉइंट जरूर ध्यान रखना। अगर क्लोरीन ले लूं, ब्रोमीन ले लूं, आयोडीन ले लूं, तो आयोडीन एक अच्छा ब्रीजिंग लिगेंड होगा और रेट वहां उसका ज्यादा होगा। आइए शुरू करते हैं। Ru है ना, ये जरा न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजी रुक, ये देखो D1, D2, D3, D4, D5, D6, D6 है आपके पास, D6S2 है। Ru की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है? ये है। तो यहां पर Ru क्या रहता है? +3 में रहता है। Ru +3 में रहता है, तो ये क्या बनाएगा? D5 बनाएगा, मगर लो स्पिन बनेगा। D5 लो स्पिन बनेगा। लो स्पिन वाले आपके क्या होते हैं? इनर्ट होते हैं, तो ये आपका इनर्ट ही है, ये इनर्ट है। और यहाँ पर ये क्रोमियम +2 है, क्रोमियम +2 यहाँ पर आपके पास क्या हो गया? ये हो गया आपके पास D4 हाई स्पिन हो गया, तो ये क्या हो गया जी? लेबाइल हो गया। ये आपके पास क्या हो गया? लेबाइल हो गया। तो इनकी रिएक्शन आपने चला दी, यहां से इस क्लोरीन ने धक्का दिया, ये इसको H2 को यहां से निकाल दिया। अब यहां पर आप सीधा इस तरीके से लिख लो कि Ru था, यहां पर क्लोरीन था, यहां पर क्रोमियम था, ठीक है। इस तरीके से जल्दी अगर आपको इसको थोड़ा सा देखना है तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2 है, और यहां पर क्या है? यहां पर है आपके पास +3 और इधर क्या है? +2। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ यहां पर। स्टेप 2 आपने लिखा क्या? स्टेप 2 आपने लिखा क्या? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आपने लिखा, ठीक है, आपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर यहां पर लिखा। अब ये क्या बन गया? Ru +3 बन गया, और ये क्या बन गया? Ru +3 पहले था, Ru +3 पहले था, अब ये बन गया क्या? इसको +3 कर लेना भाई, ये पहले +3 था, अब ये क्या बन गया? +2 बन गया, और ये क्या हो गया? क्लोरीन हो गया, क्रोमियम +3 बन गया। अब क्या करें? लिगेंड को ट्रांसफर करें या ना करें, उसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा कि दोनों कॉम्प्लेक्स इनर्ट बन रहे हैं या लेबाइल बन रहे हैं। तो यहां पर ये क्या हो गया? ये D6 है, लो स्पिन है, और ये D3 है, बोथ आर इनर्ट। ये भी इनर्ट है, ये भी इनर्ट है। तो रिएक्शन कहां से जाएगी? तो यहां पर हम कहेंगे रिएक्शन विल गो विदाउट बोथ बिकम इनर्ट, देन नो लिगेंड ट्रांसफर। कोई लिगेंड ट्रांसफर नहीं होगा, कोई लिगेंड ट्रांसफर नहीं होगा, यानी कि इस दोनों बात से ये हुआ नो लिगेंड ट्रांसफर, मतलब क्लोरीन जहां पर था वो उसी के साथ जाएगा। क्लोरीन Ru के साथ था, Ru के साथ ही जाएगा। तो यहां पर अब आपने लिखा Ru के साथ पहले NH3 लगे हुए हैं, उनको मत भूलना, Ru NH3 5, और क्लोरीन इसके साथ आ गया। अब ये +2 बनकर आया है, पहले +3 था, तो यहां पर आप +1 चार्ज रखोगे, और इधर आपके पास ये क्या है? क्रोमियम है, H2O5 है, यहां पर H2O5 है, और इधर ये +3 बनकर आया, इसे +3 रहने दो, वापिस सोलवेंट वाला वो काम होगा। ये तो इस बार आपका पूरा ही है, ये तो पूरा ही है, ये एज इट इज रहेगा। Ru NH3 5 क्लोरीन +1, और यहां पर क्रोमियम H2O6, ये 6 हो गया, और ये क्या हो गया जी? +3 हो गया। ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई? बिल्कुल हुई। यहां पर ये पहले +3 था, ये +2 था, अब ये +2 हो गया, और ये +3 हो गया। बोलो जी, Ru +3 से +2, +2 से +3।
RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होगा जी? अगर हम बात करें RDS क्या होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होगा, तो अगर लिगेंड ट्रांसफर नहीं हुआ तो ये जो स्टेप थर्ड है, स्टेप थर्ड क्या है? डिसोसिएशन ऑफ दिस, ये सक्सेसर कॉम्प्लेक्स है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि आरजू वाले में जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है वो डिसोसिएशन ऑफ सक्सेसर कॉम्प्लेक्स होता है। क्यों? क्योंकि लिगेंड ट्रांसफर नहीं होता। और लिगेंड ट्रांसफर क्यों नहीं होता? क्योंकि दोनों इनर्ट बन जाते हैं। तो आरडीएस आपका क्या होगा? स्टेप थर्ड होगा। कोई भी एक भी बात अगर आपको दोबारा सुननी पड़े तो प्लीज दोबारा सुन के देख लेना। इनर स्पेयर मैकेनिज्म में क्या बातें बताइए कि लिगेंड ट्रांसफर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर दोनों इनर्ट बन जाएंगे ना तो लिगेंड ट्रांसफर नहीं होगा। ये इनर्ट लेवाइल का चैप्टर पहले पढ़ाया है, उसे एक बार जाकर देख लीजिएगा। ब्रीजिंग लिगेंड के बारे में ये बात ध्यान रखना। ब्रीजिंग लिगेंड के बारे में अगर ये भी एक पॉइंट लिख लो, रेट अफेक्टिंग ब्रीजिंग लिगेंड, उल्टा ब्रीजिंग लिगेंड अफेक्टिंग रेट कैसे होगा वो एक बार समझ लो। देखो, एक पहला पॉइंट, जितना ज्यादा साइज होगा, साइज ऑफ ब्रीजिंग लिगेंड जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा उसका रेट होगा। ये बात ध्यान रखना। मतलब क्या? मतलब अगर आपसे पूछे, इसमें जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं इससे आपके पीवाईक्यू हो जाएंगे भाई। आयोडीन ब्रोमीन अगर है, इस तरीके से ब्रोमीन है, क्लोरीन है और फ्लोरीन है, तो इसका रेट ज्यादा होगा। दूसरा पॉइंट अगर आपके पास है, दूसरा पॉइंट मान लो आपके पास आपने लिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा है तो रेट क्या है? धीमा है। मतलब एक ही पीरियड के होने चाहिए। जैसे भाई मान लो आपके पास फ्लोरीन हो गया और OH हो गया, तो OH वाले का रेट ज्यादा होगा। ठीक है भाई। और तीसरा भाई एरोमेटिसिटी है, अगर सॉरी कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन वर्ड आता है। कॉन्जुगेशन अगर ब्रीजिंग लिगेंड में ज्यादा है, कॉन्जुगेशन ऑफ ब्रीजिंग लिगेंड अगर ज्यादा है तो उसका भी रेट क्या होगा? ज्यादा होगा। ये बात ध्यान रखना। तो ये भी कुछ बातें हैं जिससे आपके 4-4 मार्क्स के क्वेश्चन हो रहे होते हैं, तो इन बातों को भी थोड़ा सा जहन में जरूर रखिएगा। इनर स्पेयर और आउटर स्पेयर की ये बातें आप पढ़िए, समझिए और एग्जाम में इनर स्पेयर से कब जाएगा और आउटर स्पेयर से कब जाएगा। देखो, इनर स्पेयर से तब अगर मान लो दोनों इनर्ट कॉम्प्लेक्स है, शुरुआत में आपने 2 कॉम्प्लेक्स लिए, दोनों इनर्ट है, तो वो आउटर स्पेयर से चला जाएगा। अगर मान लो किसी में ब्रीजिंग लिगेंड है ही नहीं, इनर्ट लेवल छोड़ो, ब्रीजिंग लिगेंड ही नहीं है, तो वो आउटर स्पेयर मैकेनिज्म से ही जाएगा। जैसे FeS2 पॉजिटिव, FeS2 पॉजिटिव, ये सब आप वही कर रहे थे। ठीक है, आपने NH3 लिया, ये लिया आपने, आप ये कॉम्प्लेक्स ले रहे थे, Fe के साथ NH3 लगा रहे थे, कोबाल्ट के साथ NH3 लगा रहे थे, वो सब आपका आउटर स्पेयर मैकेनिज्म से जाएगा। इनको भूल मत जाना कि भाई कहीं यही बोल जाओ कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आउटर में हो रही थी। आउटर स्पेयर मतलब कि वो बाहर ही रहेंगे और उनके में मैकेनिज्म बन जाएगा। इनर स्पेयर मतलब कि उनके बीच में बॉन्ड बनेंगे, अंदर आएंगे, एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट करेंगे। आउटर स्पेयर मतलब यही होता है कि उनके स्पेयर, एक कोऑर्डिनेशन स्पेयर, दोनों कोऑर्डिनेशन स्पेयर बाहर से मिलते हैं और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है। इनर स्पेयर मतलब कि उनके कोऑर्डिनेशन स्पेयर टूटकर एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर रहे होते हैं और एक कोऑर्डिनेशन स्पेयर में वो आ जाते हैं, तो उसे इनर स्पेयर मैकेनिज्म हम बोलते हैं। इन बातों को अच्छे से एक बार ध्यान रखना। कोई भी बात अगर दोबारा सुननी पड़े तो उसे एक बार दोबारा सुनकर देखना, आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। जो बातें, जो एग्जाम्पल थे वो सब रेफरेंस बुक के थे, तो एज इट इज आपको पेपर में भी दिख सकते हैं, ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है जी, अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है, अपना ध्यान रखिए और तैयारियां करते रहिए। खुद स्वस्थ रहोगे तो तैयारी भी अच्छे से स्वस्थ कर पाओगे। ठीक है, और एक भाई लंबी रेस है ना, लंबी रेस है, तो धीरे धीरे डेली पढ़ते रहो और जितनी तैयारी कर चुके हो उसके रिगार्डिंग भी कॉन्फिडेंट रहो और जितनी तैयारी आगे करोगे वो भी कॉन्फिडेंट रहो। मतलब ऐसा नहीं है कि पहले 1-2 महीने पहले जो चीज पढ़ी थी उसको भी उतना ही दोबारा पढ़ना पड़ रहा है वापिस आके। ये तब होता है जब आप रिविजन नहीं करते। रिवीजन भैया बहुत ज्यादा कीमती चीज है, रिवीजन बहुत ज्यादा कीमती चीज है। रिवीजन का मतलब है क्या? एक चीज को दोबारा देखना, है ना। और ये जरूरी है। ये लोगों को लगता है कि यार एक चीज को बार बार देखते रहेंगे तो यहां से क्या फायदा होगा, यहां से ही फायदा होगा, क्योंकि ऐसा खतरनाक तो दिमाग है नहीं कि एक बार देख लिया वो जिंदगी भर के लिए याद रह गया, एक बार समझ लिया वो जिंदगी भर के लिए एकदम
बिल्कुल याद ही रह गया, उसे बार बार रिकॉल करना पड़ेगा, बार बार देखना पड़ेगा। अगर बार बार देखोगे तो फिर वो लंबे समय तक आपके साथ ही बना रहेगा। तो इसलिए कृपया करके चीजों को दोबारा देखा करो, उसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई उसमें चीज में गलती नहीं है। दोबारा देखोगे तो वो चीजें स्ट्रॉन्ग बनेगी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए। मिलेंगे नेक्स्ट ऐसी ही किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।